बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आपके नए दिन का आगाज़ हो चुका है एक्सप्रेसो के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ और अपने चाय के मग के साथ। मैं हूं इमरान हसन। अरमला हसन नहीं है मेरे साथ। आप अगर मिस करें, इन केस नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है, इन केस अगर कर रहे हैं तो आज वो नासाज़ी तबाह के बायस हमारे साथ मौजूद नहीं है। हम आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे कि ये जो 2 घंटे हैं इनमें हमारा और आपका साथ अच्छा गुजरे। कल शाम से मुल्क भर में, ख़ास तौर पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान में तो इससे पहले भी रिपोर्ट कर रहे थे, बारिशों को एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्पेल उसका आगाज़ हुआ। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश हुई, यालाबारी हुई और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। ये वो अमर है जो नहीं होना चाहिए था, हमें डर था इसका। KPK के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, यहाँ पे शहरों में नदी नालों में तुग़यानी आ गई, नशेबी इलाके डूब गए, पहाड़ों पर बर्फबारी की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं और सवात में भी तेज़ बारिश रिपोर्ट की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ जगहों पे पहाड़ी तोदे गिरने से 12 साला एक लड़का जहाँ बहक हुआ। कुछ खड़ी फसलें शदीद उनको नुकसान पहुँचा, बल्कि तबाह हो गई। और नदी नालों के अलावा जो दीगर जगह हैं, ख़ासतौर पर शहरी इलाके, यहाँ पर भी शदीद बारिश की इतलात मौसूल हुई हैं। दूसरी जानिब हम अगर बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ इलाके, रोला लई है यहाँ पे, इसके अलावा मुख्तलिफ इलाके यहाँ पे गाड़ियों के शीशे टूट गए। और जो लोरा लई है, यहाँ पे यालाबारी की भी रिपोर्ट सामने आई है, कई जानवर हलाक हुए हैं। इसके अलावा पंजाब की भी हम बात कर लें तो यहाँ पे भी जी बादल जमकर बरसे हैं और इसके बायस रिपोर्टेडली पंजाब यूनिवर्सिटी की दीवार गिर गई है। और कोई जानी नुकसान की इतला तो ऐसा नहीं हुई, लेकिन जो जिना अस्पताल से बरकट मार्केट जाने वाली ट्रैफिक है वो इस दीवार की वजह से शदीद मुतासर हो चुकी है। उसके साथ ये मुल्का इलाका है। महकमा मौसमियात ये कहता है कि आज जो खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पे शिमाल मशरक़ी और जनूबी पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में यहाँ पे तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान बहरहाल मौजूद है। ये तो कल की बारिश की या मौसम की सूरत हाल थी। इसके साथ साथ इनिशियली मैं थोड़ी सी बिल्कुल इसको टच करता जाऊँगा एंड देन आगे भी कोशिश करेंगे हम इसको लिंक कर लें। कल एक बहुत ही घिनौना और अफसोसनाक वाक़या हुआ। इंसानियत के दुश्मनों ने एक घिनौना वार किया। पारा चनार के अंदर मुसल्लह अफराद एक स्कूल के अंदर दाखिल हुए और यहाँ पे उन्होंने स्कूल के अंदर घुसकर मुख्तलिफ जो असातिज़ा थे उनका कत्लेआम किया और 8 असातिज़ा को शहीद कर दिया गया। बाकायदा उनकी आइडेंटिटीज़ पूछ कर, और इसके जो ताने बाने हैं वो फ़िरक़ा वारियत से भी मिलते हैं। कुछ हद तक ख़बरें ये भी आ रही हैं। तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया है। हम आपको मनाज़िर नहीं दिखा सकते, इसलिए हम अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी का ख्याल रखते हुए अलसुबह नहीं चाहते कि हम आपको ये मनाज़िर दिखाएं, इसलिए ब्लर आपको ये मनाज़िर दिखा रहे हैं। लेकिन जो ये वाक़या है इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और पहले गाड़ी को निशाना बनाया गया जिसमें कुछ असातिज़ा सवार थे। ये पाक अफ़गान सरहद के करीब वाक़या पेश आया और शलवाजिन रोड कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर एक चलती गाड़ी थी जहाँ पर एक वाक़या पेश आया और एक टीचर को वहाँ पर कत्ल किया गया और फिर बाकी जो असातिज़ा थे उनको स्टाफ रूम के अंदर घुसकर उन पर स्ट्रेट फायरिंग की गई और इसके नतीजे में जो 7 असातिज़ा थे उनको शहीद कर दिया गया। बहुत ही अफसोसनाक, इंसानियत सोज वाक़या है। और मैं सोच रहा था कि अगर किसी डेवलप्ड मुल्क के अंदर ये वाक़या होता तो शायद 7 दिन का कोई यौमे सियाह के तौर पे 7 दिनों को लेके जाया जाता और उस पर शायद नेशनल लेवल पे कोई इंक्वायरी होती। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि मसाइल होते हैं, चले जाते हैं। बहुत ही अफसोसनाक है। इन शोहदा में मीर हुसैन, जवाद हुसैन शामिल हैं, नवीद हुसैन, जवाद अली हैं, मोहम्मद अली, अली हुसैन के नाम शामिल हैं। और DPO कुरम एजेंसी के मुताबिक हमले में एक पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुआ है। इस वाक़े के बाद ज़िला भर में जो आमदोरफ्त के रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है और हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दूसरी जानब जो कोहाट तालीमी बोर्ड है, इसके ज़ेर तमाम 28 अप्रैल से जारी मैट्रिक इम्तहानात को भी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म और सदर ने इस वाक़े की मज़म्मत की है और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि हम शोहदा को सलाम पेश करते हैं, अल्लाह इनको गरीक़ रहमत करे। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि वो जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को। आर्मी पब्लिक स्कूल की याद ताज़ा कर दी इस वाक़े ने, फ्रैंकली स्पीकिंग। आगे बढ़ते हैं और ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या, 6 जवान हमारे जो हैं वो वतन की मिट्टी पर कुर्बान हो गए। शिमाली वज़ीरिस्तान के अंदर पेश आया। ISPR के मुताबिक जो दहशतगर्द हैं उनकी फायरिंग से FC के 6 जवान शहीद हुए। उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द भी हलाक हुए। ताहम ये 6 हमारे जो बहादुर जवान हैं ये शहीद हो गए। इनमें शोहदा में हवलदार सलीम साहब शामिल हैं, नायब
नाइक जावेद इकबाल, सिपाही नज़ीर खान, सिपाही हज़रत बिलाल इसके अंदर शामिल हैं और दीगर हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो जवान हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो मेरी लवाहिकीन के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। सैयद रजब हुसैन, सिपाही बिस्मिल्लाह जान, जो भी हमारे जवान इस धरती पे कुर्बान हुए हैं, अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे और आपके लवाहिकीन को सब्र दे, ये हमारी दुआ है। इससे पहले कि हम बड़ी खबर की जानिब जाएं जिसमें पॉलिटिकली बहुत कुछ है, आज कोर्ट की समाअत भी होनी है 11:30 बजे। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच आज कराची में खेला जाना है और इस मैच को लेकर पाकिस्तानी कौम की उम्मीदें ये हैं कि पाकिस्तान टीम बहुत अरसे के बाद वाइट वॉश की जानिब बढ़ रही है, आई मीन करने जा रही है, होने नहीं जा रही है। और आज अगर मैच पाकिस्तान की टीम जीतती है और उसके बाद अगला मैच जीतती है तो हम वनडे के अंदर नंबर 1 टीम के तौर पे सामने आएंगे। और मैं हमेशा से ये कहता चला आ रहा हूँ कि वर्ल्ड कप से पहले हमारा नंबर 1 बनना बड़ा एक अच्छा साइन होगा तमाम टीम्स के लिए जो कि वर्ल्ड कप में आ रही हैं और साइकोलॉजिकली बाहर एक इम्पैक्ट आपका आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो शाहीन है वो आज का मैच भी अच्छे तरीके से इंशाल्लाह जीतेंगे। ये सारी बातें हो गई, कुछ हाईलाइट्स हो गई, ज्यादा खबरें इसमें ओबियसली अनफॉर्चुनेटली अच्छी नहीं थी, लेकिन मुल्क के सियासी मंजरनामे पे क्या सूरत हाल है, आज का दिन कोर्ट्स को लेकर कितना इंपॉर्टेंट है और क्या होने जा रहा है, इस पे हमने बात करनी है। और देखते हैं आज की बड़ी खबर। लग गया तो मैंने कहा मुझे मौका मिल जाए कि मैं चाय की एक सुर्खी भी ले लूं। वेल जी, इलेक्शन पर सियासी जमातों के मुज़ाकरात नाकाम हो चुके। कल हमने आपको आगाह किया था, मामला एक बार फिर आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और आज सुप्रीम कोर्ट सूबाई इलेक्शन से मुताल्लिक फिर समाअत करने जा रही है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तकरीबन 11:30 बजे इस केस की समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज़ की अगर कुछ बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की जो समाअत है उसका हुक्मनामा एक हफ्ते बाद जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अदालत ने जो सियासी जमातें हैं इनको मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की, अदालत ने हिदायत नहीं की। अदालत ने कहा है सियासी जमातों की जानिब से जो मुज़ाकरात हैं ये उनकी अपनी कोशिश है। 14 मई को इंतखाबात कराने का जो हुक्म है वो अपनी जगह बरकरार है, मगर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन किसी भी सूरत इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन है इसने भी अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा है। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने से साफ इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जी ना सिक्योरिटी है ना ही फंड्स हैं, हम कहां से कराएं इलेक्शन, पंजाब में इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। हुकूमत ने भी इलेक्शन के इल्तवा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है इसको दबाव में लाने के हवाले से ऐसा लगता है कि जो पार्लियामेंट का महाज है वो गर्म है, बयानबाजी शदीद किस्म की जारी है और ऐसा लगता है कि शायद करीबी किसी वक्त के अंदर या कोई ऐसी तारीख मिलती है, हमें नज़र नहीं आती जिसमें ये इंतखाबात हो पाएंगे। खैर जी, क्या इलेक्शन मुलतवी होते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर पार्लियामेंट तस्लीम नहीं करती, जो कि वो नहीं कर रही, तो क्या उसके बाद सूरत हाल मजीद महाज़ाराई की तरफ जाती है? इस सारे मामले पर हमने बात करनी है। हमें शौकत पराचा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर साफ़ी और तजियाकार हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पर क्या तबसरा रखते हैं, क्या तजिया रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच जी, गुड मॉर्निंग। और बड़ा अच्छा लगा इमरान हसन साहब, काफ़ी अरसे के बाद मैं आपके शो में आ रहा हूँ। लॉन्ग टाइम, बिल्कुल लॉन्ग टाइम सर। थैंक यू वेरी मच एंड प्लेजर इज ऑल माइन। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। सबसे पहले तो आपसे यही ज़रा तजिया आपका पूछेंगे, चूँकि आप इस्लामाबाद में भी हैं और फिर कनेक्टेड भी हैं सारी सूरत हाल से जो इस वक्त जारी है, तो आप क्या देख रहे हैं जी? इस वक्त जो एक महाज बन गया है यहाँ पे, ये किस जानिब कहानी जाती नजर आती है आपको पराचा साहब? देखिए, बराह रास्त तो अनफॉर्चुनेटली ये टकराव है, ये तसादुम है कि पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी, जो स्टेट के 2 ऑर्गन्स हैं, अदलिया और मुकन्नना, वो आमने सामने आ गए। जिस तरह की पार्लियामान में, कौमी असम्बली में तकारीर हम सुनते रहे गुज़श्ता 2-3 दिनों में, कल भी हमने सुना कि एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज के बारे में कहा गया कि जी उनको प्रोब किया जाए। फिर PAC ने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी तलब कर लिया। उससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि जी चीफ जस्टिस को पार्लियामान में तलब किया जाए। तो ये कोई अच्छे सिंबल्स नहीं है। दूसरी तरफ अदलिया भी, यानी कल जो एक 27 अप्रैल की हेयरिंग का ऑर्डर आया उसमें ये भी ज़रूर मेंशन था कि 14 मई को इलेक्शन कराने का पंजाब के हवाले से हुक्म भी बरकरार है। तो इलेक्शन किधर होगा अभी 24 मई को? इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि जो बैलेट पेपर की प्रिंटिंग थी, अब तो ना उसके पैसे तो पहले ही नहीं थे, लेकिन अब
जो एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए, मुनासिब वक्त होना चाहिए, वो भी नहीं बचा। तो लिहाजा जब एक चीज मुमकिन नहीं है लेकिन उसके बारे में फिर ऊपर से प्रेस किया जा रहा है, मुज़ाकरात की बात हुई थी, अदालत ने भी सजेस्ट किया था, ये जरूर बात है कि अदालत ने कहा था हम ना कोई डायरेक्शन देते हैं ना कोई टाइम लाइन देते हैं, लेकिन सियासी जमातें आपस में 3 राउंड हुए और बात एक ही थी। वो जो पहले दिन से मसला था वो आज तक चलता रहा कि जी इलेक्शन अभी होने हैं या अक्टूबर में होने हैं, उस पे डेट पे कोई कंसेंसस अदालत एक टकराव की सूरत हाल है। अदालत को ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि हमने नहीं कहा था कि आप मुज़ाकरात करें आपस में, हालांकि वक्त और इंदिया दोनों अदालत ने ही दिया था। जब ये केस अदालत में पहुंचा, और अदालत में आपको मालूम है, मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं आप, कि जब भी कोई केस जाता है तो उसका कोई ना कोई फैसला होता है, उसमें ये नहीं कहा जाता खासतौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के अंदर कि आप आपस में बैठ के तय कर लें। आइन अपनी राह बनाता है और अदालत उसको डिफाइन करती है। तो इंदिया भी अदालत ने दिया, वक्त भी अदालत ने ही दिया इस सारे मामले के लिए। तो कहने की जरूरत क्यों पेश आई कल मुअज़्ज़ज़ अदालत को कि हमने नहीं कहा था कि आप करें? क्या ये मुज़ाकरात की नाकामी की वजह से अदालत को कहना पड़ा? पार्टली यस, और दूसरा इससे बढ़ के ये है कि जब अदालत के कहने पे ये मुज़ाकरात करने लगे तो फिर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अदालतें पंचायती फैसले कब से करने लग गई, खास तौर पर हुकूमती बेंचों की तरफ से ये आवाज़ें आने रहीं। वो हुकूमती बेंचेस ये कहते रहे कि अदालतें आइन के तहत फैसले करती हैं, ना कि अदालतें मुज़ाकरात करवाती हैं। अभी देखें ना, एक अजीब सा सिनेरियो है, मैं आपके ज़रिए पूरी कौम के सामने रखना चाह रहा हूँ। वो सिनेरियो ये है कि अगर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान एग्रीमेंट हो जाता, फर्ज किया, और पीटीआई के इंसिस्टेंस के मुताबिक अगर 14 मई को या 13 मई को या 12 मई को ये असम्बलियाँ वफाकी हुकूमत तोड़ने पे तैयार हो जाती, कौमी असम्बली, सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली, तो इट मीन्स इलेक्शन फिर 90 डेज के बाद वो 12, 13, 14 अगस्त को होना था। ठीक है, क्या वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं थी? क्या वो 13, 14 अगस्त को इलेक्शन होना, 12 को इलेक्शन होना, 10 को इलेक्शन होना, 9 अगस्त को इलेक्शन होना, क्या वो 90 रोज के अंदर है? नो, वो 90 रोज की जो एक स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड वो डेडलाइन है, वो तो हम 12 अप्रैल को क्रॉस कर चुके। ठीक। और खुद अदालत ने 4 अप्रैल वाले उस फैसले में भी था, जिसको कभी कोई कहता है 3-2 का फैसला है, दूसरी साइड कहती है 4-3 का फैसला है, उसमें भी लिखा हुआ था कि रीजनेबल टाइम अगर ऊपर हो जाता है तो वो ठीक है, उसका मतलब यही था। अब रीजनेबल टाइम वो डिफाइन भी नहीं है कि वो 100 डेज हैं, वो 200 डेज हैं, 50 डेज हैं, वो एक वीक है। तो अगर 14 मई को असेंबली नहीं टूटी, 14 जून को अगर टूटती हैं असेंबलियां और फिर 16 सितंबर के बाद इलेक्शन होता है, तो क्या वो फिर गैर आईनी क्यों हो गया? एक महीने में आखिर ऐसी क्या क़यामत आ टूटी है? फर्क सिर्फ जाहिर है कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे, 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर को जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आ जाएंगे। तो अभी ये जो टाइम लाइन का चक्कर हम देख रहे हैं वो तो बज़ाहिर सिर्फ इस वजह यही लगता है। वो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे ना, हमारी बातचीत हो रही थी, तो हम कह रहे थे कि कभी हम नवंबर में फंस जाते हैं, कभी हम सितंबर में फंस जाते हैं। हमारे सियासतदानों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आप कभी नवंबर और कभी सितंबर के मोहताज क्यों नहीं है, सिर्फ अपनी सियासत, अपनी पॉलिसीज के मोहताज क्यों नहीं है। ये एक बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया। अच्छा, आगे बढ़ते हुए अदालत के पास पराचा साहब क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? अब अदालत ने इससे पहले कहा था कि कोई मुनासिब फैसला हम अभी कोई फैसला जारी नहीं कर सकते, और फिर उसके बाद वक्त दिया गया या वक्त मिला पॉलिटिकल पार्टीज को, उन्होंने बातचीत की। इसके दौरान, इससे पहले जो कुछ समातें हुई, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने यह भी कहा कि हमें इदारों की तरफ से ब्रीफ किया गया कुछ मामलात के ऊपर, जो कि बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग्स थी, और उससे हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें आश्कार भी हुई। दो कि फिर वो चूंकि मुज़ाकरात की तरफ मामला चला गया तो उस पर ज्यादा बात नहीं हुई। अब ये ब्रीफिंग्स मिलने के बाद और इलेक्शन कमीशन का भी दोबारा स्टैंड सामने आ गया, वजारत दिफा ने भी दरखास्त एक दे दी कोर्ट के अंदर इंतखाबात के लिए। अदालत के पास क्या ऑप्शन है इस वक्त इसके बाद? बेसिकली तो बतौर कौम हम फंसे हुए हैं किसी डार्क टनल में। अदालत भी एक कंपोनेंट है, पार्लियामेंट भी दूसरा कंपोनेंट है। जब सिक्योरिटी इदारों ने ब्रीफिंग दे दी, अभी आपने जो शुरू में आपने जिक्र किया पाड़ा चनार का, क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? शुमाली वजीरिस्तान में कल हमारे फौजी शहीद हुए, क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अब मैं चलें और बातें नहीं करता, चूंकि सिक्योरिटी इज नॉट द सब्जेक्ट।
अगर ये सलामती की सूरत हाल है और उसमें इदारे कह रहे हैं कि हम ट्रूप स्पेयर नहीं कर सकते, हुकूमत कह रही है हमारे पास पैसे नहीं हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप हमें आरओज दे दें, रिटर्निंग ऑफिसर दे दें, जुडिशरी कह रही है कि हमारे पास बंदे नहीं हैं, उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले आरओज नॉमिनेट करना पड़ते हैं जिन पे हमेशा एतराज रहता है। यानी जो हुकूमत के अंडर एक मशीनरी है, अगर वही इलेक्शन कंडक्ट कराएगी, रिलेटिवली जो अदलिया से आते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो अगर अदलिया आरओज नहीं दे सकती, फौज के पास ट्रूप स्पेयर नहीं है, हुकूमत के पास पैसा नहीं है, तो पार्लियामान भी देख रही है, अदलिया भी सिमिलरली देख रही है। शायद मुज़ाकरात के हवाले से जो बात की गई, सजेशन आई थी, वो में भी इस वजह से हो कि चले कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। अब स्ट्रिक्टली अदालत के ऊपर आ गया कि 4 अप्रैल वाला जो ऑर्डर है, 1-2 दिन मुझे याद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंडिया दिया था, वो एक वकील साहब से पूछते रहे थे कि जब ये ऑर्डर अगर नहीं इस तरह से चल सकता तो आपने कोई रिव्यू अपील की, कोई रिव्यू की पिटीशन की। अब 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो रिव्यू की पिटीशन डाल दी है, आज वो भी टेक अप होनी है। तो लिहाजा अब प्री जज करना, वो भी आला तरीन अदालत के किसी स्टेप को, किसी फैसले को, वो तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस बैकग्राउंड में हम स्टिल उम्मीद करते हैं कि टकराव से हटकर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जरूर, और उसके लिए जो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में, एक फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेडलाइन ऐसी नहीं होती कि मुल्क एट स्टेक आ जाए। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता पार्लियामान को भी निकालना है, अदलिया को भी निकालना है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसमें दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ या जो अपोजिशन फिल वक्त है एसपीडीएम की, उसका भी तो एक मौक़िफ़ है और मौक़िफ़ भी काफी हद तक जायज लगता है शौकत पराचा साहब। वो मौक़िफ़ ये है कि जी एक तो अगर अभी 21 अरब नहीं है तो अक्टूबर में कौन सा दूध शहद की नहरें बह जाएंगी कि 21 अरब आ जाएंगे, उनका ये सवाल है। अगर अभी सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं तो मैंने कुछ सियासी रहनुमाओं को ये कहते भी सुना कि ये सिक्योरिटी कंसर्न्स तो पिछले 15-20 साल से हैं, 9/11 के बाद से हैं, तो इलेक्शंस होते रहे हैं उसके ऊपर। तो दूसरी जानिब एक नुकता ये भी है कि जी अभी अगर वसाइल की कमी की वजह से इलेक्शन नहीं होते तो 2 या 3 महीने के बाद पराचा साहब ऐसा क्या हो जाएगा हुकूमत के पास कि वो वसाइल आ जाएंगे और इलेक्शंस हो जाएंगे। तो ये लॉजिक तो फिर अदालत के सामने आई थिंक हक बजाने पे तहरीक इंसाफ रखने के लिए। देखें, जो भी हो रहा है उसका ना एक कॉन्टेक्स्ट है, ये सारा कुछ जो हो रहा है दोनों फ्रीकैन की तरफ से, उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर तो हम बात करेंगे तो यूटोपिया होगा, वो आइडियल होगा। कॉन्टेक्स्ट ये है कि यहाँ जिद है, यहाँ अन्ना है, या नाक बहुत बड़ी है। मसलन खान साहब ने जब पंजाब और केपी की असेंबलियां तोड़ी, खुद चीफ मिनिस्टर्स कह रहे थे, परवेज इलाही कह रहे थे कि मत तोड़ें, मेरे पास तो मेजॉरिटी है। दूसरी साइड समझती है, यानी हुकूमत समझती है कि बदनीयती से असेंबलियां तोड़ी गई, ताकि जो बाद में खान साहब ने खुद भी कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि जब हम असेंबलियां तोड़ेंगे तो ये नए इलेक्शन होंगे या ये भी असेंबलियां टूटेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फॉर एग्जांपल चलें कौमी असेंबली को तो छोड़ें, क्योंकि पंजाब की अक्सरियत है, वहाँ पंजाब असेंबली टूटी हुई है और एक इक्वेशन नहीं बन रही। सिंध असेंबली का क्या कसूर है? सिंध के लोगों ने कोई डिमांड की है कि हमारी असेंबली भी तोड़ी जाए? क्या बलूचिस्तान के लोगों ने कोई डिमांड की है? मसला तो यह है कि जब एक दिन में इलेक्शन करवाने हैं आपने, इस पे तो इन्हीं मुज़ाकरात में सब मुत्तफिक हुए कि हाँ ये सही है कि एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए फॉर वेरियस रीजन। उसके लिए अब जो अक्टूबर है, मैं समझता हूं कि जिद की वजह से, अना की वजह से ये अक्टूबर में चले गए, और वो जो है वो इधर फंसे हुए हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन होना चाहिए। 3 महीने के बाद बात दुरुस्त है को पैसे आ नहीं जाने, लेकिन किसी की डिक्टेशन पे, किसी की अना की खातिर फिर पूरी पार्लियामान झुक जाए, पूरी सियासी जमातें झुक जाए। इसमें एक और 68% और 32% का 2018 में फर्क था, क्या 32% की मर्जी के मुताबिक फिर पूरा मुल्क लेट जाए? ये आर्गुमेंट्स हैं जो हम सुनते हैं। तो ये जो आइन की मुद्दत क्रॉस हुई है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, फिर इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर 90 दिनों से 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन या 2 महीने ऊपर गए तो वो 2 साल ऊपर चला जाए। ये खदशा भी तो
इस वक्त तहरीक इंसाफ का है, और ऑब्वियसली वो अगर असेंबली के अंदर बात करें, इस्तीफे दे दिए उन्होंने, लेकिन मेजॉरिटी जमात रही है और उसके स्टेक्स तो हैं सारी सूरत हाल, सारी सिचुएशन के अंदर। तो फिर इसकी कैसे गारंटी होगी कि अगर ये मामला अक्टूबर तक ही जाए, जब असेंबलियों की मुद्दत पूरी हो रही है, तो अक्टूबर में ही इट शुड बी एश्योर्ड कि जी इंतखाबात हो रहे हैं, क्योंकि अदालत का फैसला अगर उस वक्त भी कोई आ गया तो मौजूदा पार्लियामेंट कहेगी जी हम नहीं मानते, तो फिर क्या करेंगे? आइन तो इसमें ब्लाइंड है, आइन आगे कुछ नहीं बता रहा इसको लेकर। इमरान हसन साहब, बात ये है कि अभी तो ये एक हाइपोथेसिस है ना कि अक्टूबर में भी ये हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाएगी। फैक्ट ये है कि ये हुकूमत कौमी असेंबली की हद तक, सिंध असेंबली की हद तक, बलूचिस्तान असेंबली की हद तक तो अक्टूबर तक जा सकते हैं ना। तो फैक्ट रिमेन्स कि अक्टूबर तक इनकी लेजिटिमेसी है। हाइपोथेसिस मींस के जी हो सकता है ये अक्टूबर में इलेक्शन ना करवाएं, लेकिन जब अक्टूबर आएगा तो फिर आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, बार्स भी हैं, सिविल सोसाइटी भी है, सारा कुछ है। नंबर 2, आइन अभी तो जो कुछ हो रहा है, मसलन अक्टूबर की बात हो रही है तो आइन के मुताबिक हो रही है ना, मैं कौमी असेंबली की बात कर रहा हूं। आइन के मुताबिक 12 अगस्त तक ये असेंबली चल सकती है और उसके बाद 60 डेज के अंदर अंदर इंतखाब होने हैं। अगर असेंबली मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन के अंदर होते हैं, असेंबली पहले टर्मिनेट हो जाए, डिसमिस हो जाए तो फिर 90 रोज के। सो 12 अगस्त तक इस असेंबली का एक लेजिटिमेट कौमी असेंबली का पीरियड है। हम अभी से ये कहना शुरू कर दें कि जी अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या आइन को फाड़ कर रख दिया जाएगा? नहीं, ये मेरा सवाल बिल्कुल पहले भी 90 रोज की बात थी। अदालत के अपने हुक्म के मुताबिक ये जो 14 मई है ये बियॉन्ड 90 डेज। गॉट इट बिल्कुल। लास्ट 30 सेकंड्स के अंदर 14 मई से पहले असेंबलियां कौमी असेंबली तोड़ दी जाती तो इलेक्शन वुड हैव बीन इन अगस्त। बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड्स के अंदर मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या अदालत इस मामले में अब जो भी हुक्म शौकत पराचा साहब जारी करे उसमें अदालत को फिर बाउंड कर देना चाहिए अक्टूबर का जो देता है? और जब माजी में 2007 का इलेक्शन फरवरी 2008 के लिए आया था तो उसमें भी महीने 2 महीने का लैप्स हुआ था। तो अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, जो डेड लॉक है वो तो 1 महीने के ऊपर है, अगस्त नहीं तो सितंबर, और सितंबर नहीं तो अक्टूबर। ओके चले, टाइम मेरा खत्म हो गया। शौकत पराचा साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इस आम मामले पे हमें ज्वाइन भी किया और अपना तजिया भी हमारे सामने रखा। एंकर पर्सन और सहाफ़ी शौकत पराचा साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे। उनके मुताबिक इस वक्त मुश्किल सूरत हाल ज़रूर है, लेकिन अगर मजमूई तौर पर हम आइनी तकाजा देखें तो तमाम जो असम्बलियाँ हैं उनका इंतखाब एक दिन ही होना चाहिए और उससे पहले जो सूरत हाल है वो खास कोई खुशगवार लगती नहीं है इंतखाबी माहौल को लेकर के वो बने। खैर जी, इससे पहले कि हम ब्रेक लें, कल एक खबर हमने आपके साथ शेयर की थी। कराची के अंदर एक वाक़या हुआ था, एक मुअज्जिन साहब से एक धोखेबाज आदमी ने मस्जिद में उनका मोबाइल ले लिया था और बाद में रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि उसने न सिर्फ मोबाइल लिया बल्कि उनके मोबाइल से पैसे भी ट्रांसफ़र कर लिए अपने अकाउंट में। तो कल फिर उसके बाद ये खबर आई कि एक बाइक राइड के ज़रिए वो मोबाइल वापस भिजवा दिया गया। तो हमें अच्छा लगा ये जानकर, क्योंकि कल हमने आवाज़ भी उठाई थी। अब हमें नहीं मालूम कि हमारी आवाज़ पे या किसी की आवाज़ पे भी चले, इंसान ने वो मोबाइल वापस किया। शुक्रिया इनका और अल्लाह इनको हिदायत भी दे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था क्योंकि नाबीना मुअज्जिन थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने लिए पैसे इकट्ठे किए थे उम्रा करने के लिए। तो इस वक्त जनाब जो ये मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं जो कल के हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं मुअज्जिन साहब के, और अल्लाह करे ये साहब जो है आके माफ़ी भी मांगे उनसे और अल्लाह के लिए जो है ना वो इस राह रास्त पे वापस आए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, लिंक करते हैं आप। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने 12 साल के बाद भारत का दौरा किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त भारत में मौजूद हैं। शंघाई ताउन तंजीम के सिलसिले में वज़राए ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास है और इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी शरीक हैं। बिलावल ज़रदारी 2011 के बाद पहले वज़ीर ख़ारजा हैं जो भारत के दौरे पर पहुँचे हैं। उनके दौरे भारत को आलमी सतह पर इंतहाई अहमियत का हामिल भी करार दिया जा रहा है। हमने कल भी इस पर थोड़ी बात की थी। कल बिलावल भुट्टो और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की मुलाकात हुई। इसमें इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। मुलाकात में जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने फूड सिक्योरिटी और तवानाई के शोबे में ताउन दोनों ममालिक के दरमियान मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से तमाम मेहमानों के एजाज़ में एक इशाइया भी दिया गया। इस इशाइये में तमाम नज़रें पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा पर लगी रहीं। मीडिया को इस इशाइये से दूर रखा गया था। पाक भारत वज़राए ख़ारजा के दरमियान बाज़ाबिता मुलाकात तो तय नहीं है, इवन साइड लाइन्स के ऊपर भी, मगर इस इशाइये के मौके पर रिपोर्टेडली
भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो से मुसाफा किया और गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। इसके साथ जो सिफारती महाज है, इस पर एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि कल आज की जो तारीख है, इसके अंदर चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान से अफ्रीकी वज़राए ख़ारजा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा भारत का 2 रोज़ा मुकम्मल करने के बाद जो उनका दौरा है वो पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। वो पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के ऊपर बात करेंगे और इस वक्त ये जो पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का चौथा दौर है, इसकी सदारत भी करेंगे। इसी तरह आज अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भी आला सतह वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँचे हैं। ये वफ़द 8 मई तक पाकिस्तान में रहेगा, मुख्तलिफ आम मुलाकातें करेगा। इसके तनाजुर में क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का 12 साल के बाद जो दौरा है, जो कि इससे पहले मुख्तलिफ क़यासराइयाँ की जा रही थी कि क्या वज़ीर ख़ारजा जाएंगे भारत या नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो भारत में कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, क्या कोई ऐसा अमल तो नहीं होगा जिससे पाकिस्तान की जो साख है उसको नुकसान पहुँचे। तो कल बहरहाल फ़ॉरेन ऑफिस ने भी ये कहा कि अभी तक हमें अपने मेज़बानों से कोई गिला नहीं है, अभी तक मामलात बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ एम्बेसडर रिटायर्ड डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं क्योंकि वो डिप्लोमेटिक अफेयर्स के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट पर्टिनेंट वॉइसेस हैं डॉक्टर साहब। तो उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल में अब क्या राय रखते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सुबह खैर, आपने देखे मनाजिर भी देखे, तस्वीरें भी देखी और फिल वक्त ऐसा लग रहा है कि जो एक सिफारती एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर रहते हुए सारे मामलात हो रहे हैं। देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा, देयर इज नथिंग मोर, देयर इज नथिंग लेस, ऐसा लगता है। आपका क्या टेक है ये इस सब कुछ देखने के बाद? इब्तदाई ऑप्टिक्स तो बड़े मुनासिब नजर आ रहे हैं और इसकी तवक्को भी थी, क्योंकि इस वक्त रिसेंटली जो हमारे जियोपॉलिटिकल इमरजेंस हो रही है पूरे हमारे इस खित्ते में, उस अंदाज से, और मेरा इशारा है ईरान, सऊदी अरब और चाइना की बढ़ती हुई इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस, जिसके तहत बहुत सारी मुखासमत, बहुत सारी ऐसी अदावतें वो आहिस्ता आहिस्ता और सबसे बड़ी हिस्टोरिकल जो एग्जाम्पल है वो सऊदी अरब और ईरान की हाल ही में जो दोस्ती हुई है उसके बारे में। तो उस लिहाज से ऑप्टिक्स जो इब्तदाई है, बिलावल भुट्टो जरदारी जब वहाँ पहुंचे हैं, तो उसमें कोई काबिल कदर कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आदमी बिल्कुल मनफी के लिहाज से देखे। ज्यादातर मस्बत ऑप्टिक्स नजर आ रहे हैं और आने भी चाहिए। बेसिकली हम उस अदसे से देखते हैं, उस लेंस से देखते हैं कि जैसे ये बायलैटरल हमारा कोई उनसे मुलाकात है इंडिया के किसी रहनुमा से या वज़ीर ख़ारजा से, ऐसा तो नहीं है। ये तो मल्टीलैटरल फोरम है जिसमें कि शंघाई कोऑपरेशन के टोटल 8 मेंबर पाकिस्तान समेत हैं। तो उनके एक चार्टर है, उस चार्टर के तहत एजेंडा बनता है और एजेंडे के तहत फिर डिस्कशन होती है। उस एजेंडे में बायलैटरल चीजें शामिल नहीं की जाती हैं, इसलिए कि वो चार्टर के आर्टिकल 2 के खिलाफ है कि ममालिक अपने बायलैटरल मामलात को और मुखासमत को मल्टीलैटरल, जिसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे ला सके, क्योंकि उसके चार्टर में वो नहीं आता है, लिहाजा वो नहीं लाया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 8 ममालिक, और जब सऊदी अरब और ईरान आ जाएगा तो और कभी और ताकतवर हो जाएगा। अभी डायलॉग मेंबर है, अगले साल अंदाजा ये हो रहा है कि परमानेंट मेंबरशिप उनको मिल जाएगी। तो ऐसी सूरत में दुनिया की ये वो खित्ता है, ये वो ममालिक है, ये वो ब्लॉक है जो कि 40% दुनिया की पॉपुलेशन इसमें है और 30% दुनिया की GDP इसमें है, 4 न्यूक्लियर ममालिक है। तो ये एक फोरम, इसकी अहमियत, अफादियत इंडिया बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ये बात दुरुस्त है कि इंडिया वेस्ट के साथ काफी अपने ताल्लुकात को उसको ज्यादा परवान चढ़ा रहा है, लेकिन इंडिया को ये भी अंदाजा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो बिछड़ गया और इसमें उसने दिलचस्पी नहीं ली तो उसके मफादात आधे रह जाएंगे। वो कैसे? वो इस तरह के इंडिया के जो ख्वाब है, इंडिया के जो विजन है और गोल्स हैं, वो ये है कि अपनी तिजारत, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी ट्रेड को मजीद बढ़ाए। और इसमें जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल 3 है, उसके तहत हर मेंबर को कनेक्टिविटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी देनी है। तो लिहाजा अगर इंडिया कल को इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान से कहें कि हमें कनेक्टिविटी दें आप, तो पाकिस्तान अब तक तो उसकी मुज़ाहमत इसलिए करता रहा है कि हमारी कुछ बायलैटरल मामलात है जिसके तहत वो तय नहीं हो रहे हैं इंडिया के साथ। और जब वो मल्टीलैटरल लेवल पे ये कनेक्टिविटी मांगेगा तो हम जाहिर है इस मामले में कुछ अपने मफादात को भी देखेंगे। तो ये आर्टिकल 3 के
जी इमरान साहब, एक तो मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि ये मनाजिर जब से कुछ देर पहले आपको दिखा रहे थे, ये बराह रास्त मनाजिर है इस वक्त जो हमारे पास गोवा से पहुंच रही है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, दीज आर द लाइव पिक्चर्स विच आर कमिंग फ्रॉम इंडिया। और इस वक्त ये समिट यहाँ पे जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी और जयशंकर हमें इस वक्त ऑन स्क्रीन नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के वजीर खारजा और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मुसाफा नहीं हुआ, आई थिंक डिप्लोमेटिकली ये जो इस वक्त तकरीब जारी है ये इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन दोनों वज़राए खारजा बहरहाल एक फ्रेम के अंदर हमें नजर आए हैं। दोनों ने मुस्कुराहट का तबादला किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पाकिस्तानी खैर मकतबी अंदाज में वेलकम किया उनकी विश को, जो कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने उनके सामने रखी। तो ये बराह रास्त मनाजिर हैं, जी सीन्स जो हमने आपको दिखाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इमरान साहब, हम इस सारी सूरत हाल पे जो बात कर रहे हैं, एक तो ये कि आपने चूंकि सऊदी अरब और ईरान का जिक्र किया, और मुझे मालूम है कि अचानक से नहीं होता, आपने तो बहुत ऐसा यूएई के अंदर बतौर इन्वेस्टर सर्व भी किया है, तो आप जो गल्फ स्टेट्स हैं उनके माइंडसेट को भी समझते हैं। एक डिप्लोमेसी होती है, एक पूरा ट्रैक होता है, जिसके बाद इतना बड़ा डिसीजन कि जिसमें दो मुखालिफ ममालिक के वज़राए खारजा आपस में हाथ मिला लें, जैसे कि ईरान और सऊदी अरेबिया, तो ये रोल चीन ने प्ले किया। क्या चीन इस एससीओ के बैकडोर के ऊपर कोई ऐसा रोल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी प्ले कर सकता है? क्योंकि चीन ने आज तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तो हिमायत की है, लेकिन ओपनली पाकिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप के हवाले से बात नहीं की। जी हाँ, देखिए, डिप्लोमेसी नाम है कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी का। चाइना भी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के साथ इस खत्ते के लिए, इस खत्ते के ममालिक जो ममालिक हैं उनमें जो उनकी कदूरतें हैं उनको दूर करने की भी कोशिश कर रहा है। न सिर्फ यहाँ बल्कि फलस्तीन और इजराइल के मामले में अब चाइना उसमें भी मैदान में आ गया है और काफी पेशरफ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चाइना। तो ये महसूस होता है कि चाइना के जो अंदाज है फॉरेन पॉलिसी का और जो डिप्लोमेसी का, उसमें चाइना, आप अंदाजा करें कि चाइना की अपनी कितनी बड़ी डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया के साथ, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दौलतपुर, चिकन नेक और ये तमाम के तमाम इलाके जिसको कि अभी भी इंडिया चाइना को काबिज कहता है, लेकिन उसको पसे पुष्ट डाल के वो अपनी प्रोग्रेस को नहीं रोक रहे। इंडिया और चाइना की 87 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड है और इंडिया इसको बढ़ाना चाहता है, चाइना इसको बढ़ाना चाहता है। तो इस अगर मफाद को देखे, और कनेक्टिविटी का मैंने जिक्र कर दिया इंडिया का, इस मफाद को देखे तो आपके सवाल के जवाब में मुझे महसूस होता है कि आगे जाके ये मामलात में भी, इस मामलात में भी चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा कारगर होगा। क्योंकि आप देखिए कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर दूसरी मर्तबा इंडिया पहुंचे हैं और अब इसके बाद उनके प्रेसिडेंट जा रहे हैं अगले चंद माह में, तो वो तो उनकी तो इस मामले में, इसके बावजूद कि एक बहुत सीरियस किस्म के उनका डिस्प्यूट है, फिर भी वो अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाना और जारी रखा हुआ है। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सुबह इन्वेस्टर रिटायर्ड डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर, हमारे साथ मौजूद थे और इस डेवलपमेंट के ऊपर अपना तज्जिया हमारे सामने रख रहे थे। सम पॉजिटिव एंड गुड सीन्स आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, और उम्मीद करते हैं कि ये जो एससीओ समिट है इसमें पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ज़रूर खास तौर पर क्लाइमेट चेंज एंड फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर हल निकले। इस पर बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इससे पहले कि हम रूटीन की जो अपडेट्स हैं उसकी जाने बढ़े, एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आ रही है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया गया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से इस जवाब में कहा गया है कि हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन एक ही दिन पर इंतखाबात कराने के लिए मुत्तफिक हैं। ये हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। कौमी और दीगर सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख पर इत्तफाक ताहम नहीं हो सका। मुल्क के बेहतरीन मफादात के अंदर मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को तैयार हैं, यह भी हुकूमती इत्तेहाद के जवाब में कहा गया है। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने भी अपना जवाब जमा कराया था। इस वक्त हमारे साथ अकील अफजल मौजूद हैं, रिपोर्टिंग ऑल द वे लाइव फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उनसे जरा पूछते हैं कि क्या ताज़ा तरीन अपडेट हैं इस जवाब को लेकर उनके पास। अकील, क्या डिटेल्स क्या हैं इस जवाब के अंदर, मजीद क्या कहा गया हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से? देखें, जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात करवाए जाएं, और उसको बेंच यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बेंच की जानिब से बहुत सराहा भी गया था, उसी के ऊपर यह मुज़ाकरात का अमल शुरू किया गया था। इसमें सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कि 2 रोज़ पहले जवाब जमा करवाया,
और उन्होंने एक किस्म का मुज़ाकरात के ख़त्म होने का ऐलान करते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 4 अप्रैल का, जिसमें इंतखाबात 14 मई को करवाने का हुक्म दिया गया है, उस पर अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन हुकूमत की जानिब से आज जवाब जो है मुज़ाकरात की कमेटी के सरबराह इसहाक डार की जानिब से जवाब जमा करवाया गया है, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही एक दिन के इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें सिर्फ तारीख के ऊपर तजाद था, लेकिन ये भी कहा गया है कि आज हुकूमत के जवाब की जानिब से जवाब में कि जो अगर अदालत इजाज़त दे तो इस मुज़ाकरात के अमल को बहाल करने के लिए मुल्क के बेहतरीन मफाद में तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जवाब है वो अगर हम देखें तो वो कोई नया जवाब नहीं। जब से ये केस चल रहा है इंतखाबात के हवाले से, वो पहले रोज से यही कहते आए हैं कि वो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसे 14 मई का इंतखाबात करवाने का, उस पर अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जवाब है उससे ये चीज भी वाज़ेह होती है कि जिसका आज आधा सुप्रीम कोर्ट के जवाब में भी किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM की जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके जब मुज़ाकरात हुए थे उनके अंदर सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर डेडलॉक जो था वो सामने आया था। पहला डेडलॉक ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती थी कि फौरी तौर पर 15 मई से पहले असम्बलियां तोड़ दी जाएं और असम्बलियां तोड़ने के बाद जो है फौरी तौर पर इंतखाबात का 60 रोज के अंदर ऐलान कर दिया जाए। लेकिन हुकूमती इत्तेहाद का मौक़िफ़ ये था कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात करवाए जाएं, तमाम असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं वो एक साथ ही करवाए जाएं। इंतखाबात एक रोज करवाने के ऊपर तो इतफाक हो गया। दूसरा जहां पर इत्तेफाक नहीं हो सका वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मुख्तसरन ये भी बता दीजिए मुख्तसरन ये भी बता दीजिए कि अब अदालत के अंदर मजीद कार्रवाई होगी आज, अगर कार्रवाई होगी तो किन नुकात पे बात होने की तवक्को है? देखें, 2 ही ऑप्शन है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत का जो जवाब है बज़ाहिर लग यही रहा है कि वो ऑप्शन अपनाई जाएगी, वरना दूसरी ऑप्शन में तो मुज़ाकरात का अमल खत्म हो जाएगा। हुकूमत ने जो इसहाक डार की जानिब से जवाब जमा करवाया है उसमें यह कहा है कि मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को तैयार हैं। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट की जो आखिरी हेयरिंग थी इस केस के हवाले से, उसमें जो अदालत की जो ऑब्जर्वेशन थी अगर उनको मद्देनजर रखा जाए तो मुमकिन तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस मुज़ाकरात के अमल को बहाल होने के इम्कानात हैं और अदालत मुमकिन तौर पर आपसे आगाही लेते रहेंगे, हम आपसे जानते रहेंगे। अकील अफजल, बहुत आप हमें आगाह कर रहे थे। अकील अफजल हमारे नुमाइंदे हमें सुप्रीम कोर्ट से आगाह कर रहे थे। इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद ने इंतखाबात की तारीख के हवाले से जो मुज़ाकरात जारी थे इस पर अपना जवाब मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने जमा करा दिया है। इस पर आपको आगाह करते रहेंगे। अब एक और बड़ा अहम मसला है, कल भी हमने इस पर बात की थी, मुख्तसरन की थी, वो आटे के बहरान का है। ऐसा लगता है कि ये बहरान शदीद हो रहा है। कराची में जो डिफरेंट फ्लोर मिल्स हैं यहाँ पे गुज़िश्ता 2 रोज से उनके अंदर बंदिश है, बंद हैं। कोयटा में भी गंदम की कमी की वजह से जो फ्लोर मिल्स है कल से बंद हो गई हैं और कल हमने इस पर डिटेल्स बात भी की थी कि इसकी वजह क्या आ रही है। शायद जो फ्लोर मिल्स हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि जो स्टॉकिस्ट है उनको फ़ायदा देना चाहती है और इसमें कुछ कार्टल्स इन्वॉल्व हैं, उसकी वजह से ये सारा मसला हो रहा है। तो इस पर मज़ीद भी आपको ये बताएं कि इस वक्त इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जो हुकूमती कोशिशें हैं उन पर भी अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है और विद दैट ये भी कोशिश की जा रही है कि जो तरसील है आटे की मार्केट्स के अंदर उसको यकीनी बनाया जाए। और हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान भी हमें इस हवाले से ज्वाइन करेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। रवा हफ्ते पेशावर में भी जो फ्लोर मिल्स हैं जो एसोसिएशन है उसने कहा जी हम बंद कर रहे हैं। फिर आटे की कीमत के हवाले से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, शदीद मसाइल मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ कोयटा से मोहम्मद अकरम, पेशावर से शाहजेब और कराची से काशिफ साहब मौजूद हैं। तीनों हमारे नुमाइंदगान इन साहिबान से अपडेट्स लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कराची, काशिफ आपसे जानना चाहेंगे कराची में क्या सूरत हाल है। बल्कि कराची जाने से पहले मैं ऐसा करता हूं कि हम अकरम भाई से पूछ लेते हैं कोयटा के हवाले से। अकरम भाई, कोयटा में क्या सूरत हाल है, कितना संगीन बहरान है इस वक्त कोयटा में? जी इमरान, बिल्कुल जैसा कि पूरे मुल्क में आटे का बहरान गुज़िश्ता कई माह से चल रहा है, तो उसी हवाले से जो है यहाँ कोयटा में शदीद तरीन आटे के बहरान की वजह से लोगों को भी मुश्किलात का सामना है। माह मुक़द्दस में भी यही सूरत हाल थी, ईद के दिनों में भी यही सूरत हाल थी, ईद के बाद अब भी यही सूरत हाल है। आटा लोगों को मिलकर नहीं दे रहा। फ्लोर मिल एसोसिएशन वालों का अपना मौक़िफ़ है कि उन्हें पास्को की जानिब से जो बाकायदा तौर पर उनके साथ जो वायदे मुआहदे किए गए थे उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उसके मुताबिक उन्हें तलब के मुताबिक उन्हें गंदम फराम नहीं की जा रही। दूसरी जानिब जो सूबाई हुकूमत है, महकमा खुराक है, उनका भी ये मौक़िफ़ है कि उन्हें उनके मुताबिक बाकायदा तौर पर गंदम फराम नहीं की जा रही। कोयटा में इस वक्त जो है 20 किलो वाला आटे का थैला 3200 के करीब जो है फराहम किया जा रहा है। 180 रुपये किलो के हिसाब से फ़ी किलो आटा
गरीब को जो है फराम किया जा रहा है। दुकानदार अपनी जगह पर परेशान है, स्टॉक डीलर अपनी जगह पर परेशान है। फ्लोर मिल एसोसिएशन वालों ने गुज़िश्ता दिनों भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि 6 से 8 तारीख के दौरान बाकायदा जो है वो लोग हड़ताल भी करेंगे और अपनी फ्लोर मिल एसोसिएशन के साथ साथ बाकायदा जो आला सतही इजलास है उसके बाद मुकम्मल तौर पर बंदिश का भी ऐलान करेंगे। आज भी कोयटा शहर में मुकम्मल जो है इस हड़ताल की जा रही है। फ्लोर मिल एसोसिएशन वालों ने अपनी फ्लोर मिल्स जो बंद की हुई हैं। दूसरी जानिब महकमा जो खुराक है वो ख्वाब खरगोश में मुकम्मल तौर पर मुब्तला है। जब भी उनसे मौक़िफ़ लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो उनके कर्ता धरते हैं वो मौक़िफ़ देने से मुकम्मल तौर पर इनकारी होते हैं। जो आम शहरी हैं उन्हें जो मिल रहा नहीं है। आम तो अकरम, आपकी मुख्तसरन आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं? ये क्यों हो रहा है? आपके ख्याल में ये क्यों हो रहा है? जज बिल्कुल जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उन्हें बाकायदा तौर पर पास्को से गंदम फराम नहीं की जा रही है और स्टॉक जो है बाकायदा तौर पर कोयटा शहर की जितनी भी फ्लोर मिल हैं उनके पास कम हो गया। फ्लोर मिल वालों को जो सब्सिडी का कहा गया था वो उन्हें फराम नहीं की जा रही, लेकिन स्टॉक कोयटा शहर के मुख्तलिफ अतराफ के इलाकों में लगाया हुआ है। ठीक है, हमारे साथ ठीक है अकरम, हम जरा पेशावर भी चलते हैं। शाहजेब हमारे साथ हैं। शाहजेब, जरा 1 मिनट का वक्त है हमारे पास, जरा बताइएगा क्या तफसीलात हैं पेशावर को लेकर? क्या यही सूरत हाल है जो कोयटा में? जी बिल्कुल, कोयटा की तरह सूरत हाल पेशावर में भी है। बुरानी कैफियत है। यहाँ पे आटे का स्टॉक जो है वो इंतहाई कम रह गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे गला मार्केट अशरफ रोड पे। यहाँ पे इस वक्त आटे के जो 20 किलो का थैला है उसमें 600 रुपए का 2 से 3-4 दिन में 600 रुपए का इजाफा हुआ है। अच्छा। और फी किलो आटा जो है वो 171 रुपए यानी 21 रुपए फी किलो में इजाफा हुआ है। और इस तरह अगर 80 किलोग्राम की जो बोरी है उसमें 1200 के करीब इजाफा हुआ है। तो इस वक्त बुरानी कैफियत है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फ्लावर मिल एसोसिएशन जो है वो भी हड़ताल पे है। 30% जो चालू मिल्स थी वो भी बंद हो गई हैं। उन्होंने एहतजाजन बंद की हुई है। आज उनका एहतजाज का भी ठीक है शाहजेब, चूंकि वक्तनामे में जरा काशिफ आपसे भी, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कल भी हमारी बात हुई थी, बहरान यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन इसकी नौयत इस वक्त क्या है आप बताइएगा काशिफ? सर, कराची की सूरत हाल बिल्कुल अलग है पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि सिंध के अंदर गंदम की बम्पर पैदावार हुई है। 36 लाख टन गंदम सिंध के अंदर अल्लाह के फजल करम से काश्त हुई है। सख्तरीन हालात के बावजूद, बम्पर क्रॉप के बावजूद कराची के अंदर गुज़िश्ता 1 महीने से फ्लोर मिलों को गंदम का एक दाना नहीं मिला। इस वक्त कराची के अंदर जो फ्लोर मिलों का आटा 125 रुपए किलो बिकना था वो इस वक्त 170 रुपए किलो बिक रहा है। 2 रोज से कराची की 100 के करीब फ्लोर मिलें हड़ताल की वजह से बंद पड़ी हैं। सिंध हुकूमत का ये दावा है कि 20 लाख बोरियां गंदम की उनको फराम कर रहे हैं, जिसके ऊपर फ्लोर मिलों को एक बोरी के ऊपर 3,500 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। अब तक जो तकरीबन सिंध ने खरीदारी की है 14 लाख टन के हदफ के मुकाबले में 7.5 लाख टन सरकारी गंदम खरीदी जा चुकी है। बाकी हदफ मई में पूरा किया जाएगा। खरीदारी जारी है। सिंध हुकूमत पास्को के गोदामों से फ्लोर मिलों को सब्सिडी पर गंदम दे रही थी, जिसके के तकरीबन 20 लाख बोरियों के ऊपर 15 अरब रुपए की सब्सिडी फ्लोर मिलों को दी जा रही है। आधी 5 लाख बोरियां दी जाती हैं, बाकी के चालान जमा नहीं हुए। लेकिन सवाल ये है कि अरबों रुपए की सब्सिडी बम्पर क्रॉप, लेकिन कराची के शहरी आटे को तरस रहे हैं। 170 रुपए आज आटा है। अगर मजीद ये हड़ताल 2 रोज तक जारी रही है तो 200 रुपए तक भी पहुंच सकता है। हुकूमत दावे बयानात वज़रा के सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कुछ नहीं है। लोग आटा महंगा खरीदने पर ठीक है काशिफ हुसैन, शाहजेब खान और मोहम्मद अकरम, आप तीनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और आगाह करते रहेंगे। जो आटे की सूरत हाल है मुख्तलिफ सूबों के अंदर और उनके दारुल हुकूमतों के अंदर, इस पर हम बात कर रहे थे, इस पर बात होती रहेगी। फिर वक्त एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा दूसरे आर में आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट फ्लैग्स का प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, और अज़रबैजान के हवाले से हम बात करेंगे। आपको पता है हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और इसके जो बानी हैं हैदर अली औफ, उनकी 100वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। इसमें जो सेनेटर तला महमूद हैं, वज़ीर हैं मजहबी उमूर और सैफरॉन के, उन्होंने भी शिरकत की और दीगर सफारतकार भी शरीक हुए। सना हमायूं इसका अहवाल बता रही हैं, तकरीब का आपको दिखाते हैं।
extend my deepest gratitude to all for joining us to celebrate the 100th birth anniversary of Haydar Aliyev, the national leader of Azerbaijan people. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़रबाईजान एम्बेसी के इवेंट में, जहाँ पर 100th बर्थडे एनिवर्सरी मनाई जा रही है। द नेशनल लीडर ऑफ आज़रबाईजान हैदर अलीयेव। तो बहुत ही रंगारंग प्रोग्राम सजा हुआ है। आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि आज यहाँ पर क्या हो रहा है। आज़रबाईजान से आए हुए हमारे खूबसूरत मेहमान जो पाकिस्तान पहली दफ़ा आए, आइए इनको वेलकम कहते हैं। एंड शी इज़ अ सिंगर, शी sang really beautiful and I'm really mesmerized. Thank you very much. Hello from Baku, Azerbaijan to brothers. To my brothers in Pakistanian. बहुत शुक्रिया। आज़रबाईजान के तमाम लोगों की तरफ से मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को सलाम पेश करती हूँ। मेरे हमरा आज़रबाईजान से आए हुए मेरे कुछ साथी भी हैं। ये आज़रबाईजान का कौमी इंस्ट्रूमेंट है और ये हमारा बैंड आज़रबाईजान का कौमी म्यूजिक बजाने में महारत रखता है। म्यूजिक ग्रुप मुगाम म्यूजिक ग्रुप मुगाम इज द मेरी साथी भी पाकिस्तान आने पर बहुत खुश हैं। And we are so happy because we are in Pakistan. Is this your first time in Pakistan? Yes, yes. How did you find it? Very good, very beautiful. I am very glad. जी हाँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं तमाम पाकिस्तानियों की मशकूर हूँ। Thank you all Pakistan. Fantastic. So if I may ask you, how did you find it to play here? I am play tar, Azerbaijan traditional music. Is this also your first time? That's what I do. And which instrument is this and what you are playing? Which instrument? Kamancha, Azerbaijan traditional instrument. हेलो, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्दर्न साइप्रस के एम्बेसडर के साथ एंड हर नेम इज़ दिलशाद सिनोल, अ वेरी पाकिस्तानी नेम एंड वेरी इजी टू प्रोनाउंस। सो हाउ डिड यू फाइंड पाकिस्तान कैसा लगा? पाकिस्तान फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक। Oh, Pakistan, it's a home to me, to be honest, because पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है। मैं जब भी किसी पाकिस्तानी से मिलती हूँ वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मुझे यहाँ बहुत इज्जत मिली। मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ रह रही हूँ। हम सब बहुत खुश हैं। पाकिस्तान हमारे लिए अपने घर जैसा है। home to us, to my family as well. I'm with my kids here and very happy. Fantastic. How did you find the whole event today? It was very colorful, musical. Of course, it was indeed. You know, Haydar Aliyev was one of the great leaders of the. ये तकरीब बहुत शानदार थी। हम सब जानते हैं कि हैदर अली से का शुमार पिछली सदी के नामवर रहनुमाओं में किया जाता था। ये तकरीब उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए एक बेहतरीन काविश थी। इस किस्म की तकरीबात से हम अपनी नौजवान नस्ल को बाशऊर बना सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि हैदर अली ने आज़रबाईजान के लिए कितनी कुर्बानियां दी। इसके अलावा यहाँ मैंने कॉन्सर्ट बहुत एंजॉय किया। I hope you have enjoyed your evening. Now enjoy your dinner and thank you very much. Lovely talk. Thank you. Same here.
वक्त मैं मौजूद हूँ अज़रबैजान के डिफेंस अत्ताशी के साथ और इनसे जानते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल दिस इवेंट ही फाइंड इट। कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको आज का दिन बहुत मुबारक हो। आपको आज की ये तकरीब कैसी लगी? How did you find this whole event? What are your sentiments actually? I want to know. Actually, first of all, they're celebrating the 100th anniversary of our national leader in Pakistan. अपने रहनुमा की 100वीं सालगिरह पाकिस्तान में मनाने पर हम बहुत खुश हैं। पाकिस्तानी हमारे लिए भाई जैसे हैं। अपना कौमी दिन पाकिस्तान में मनाना हमारे लिए एजाज की बात है। In our, like at home. इस तकरीब का फायदा उठाते हुए आज हमने पाकिस्तान में अपना कौमी म्यूजिक भी मुतारिफ करवाया है, इसलिए मेरी खुशी दुगनी है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में इस तरह की म्यूजिकल परफॉर्मेंस करवाना बहुत खुश आइंद बात है। So we are glad that this performance आज यहाँ लोगों ने मौसीकी बहुत एंजॉय की। carried out in Islamabad, in Pakistan, in a brotherly country, and it was enjoyed by the audience as well. So we can see that, and we are very happy. We felt once again like at home. So definitely Azerbaijan and Pakistan shares a beautiful bond and definitely पाकिस्तान और अज़रबैजान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और ये मज़ीद बेहतर होंगे। And definitely we are looking forward to a lot. Exactly. As you rightly mentioned, the visionary leader, the Haidar Aliyev, so all his the vision is being. जी बिल्कुल, हमारे कायद हैदर अलीफ बहुत विजनरी सियासतदान हैं। उनका मुकम्मल विजन अज़रबैजान के सदर ने अडॉप्ट कर रखा है। Commander in Chief of Azerbaijan Armed Forces. हालिया जंग में अज़रबैजान की फतह भी इसी वजह से मुमकिन हुई। हमें खुद पर बहुत फख्र है। हम 30 सालों से काबिज अपने इलाकों को आज़ाद करने के बाद बहुत खुश हैं। Big celebrations, so we call it actually the. हमारे लिए ये दिन बहुत अहमियत रखता है और इस दिन को पाकिस्तान में अपने भाइयों के साथ मनाना इस खुशी को दुबाला कर रहा है। In Azerbaijan. So thank you so much for hosting us, and it is a great honor for us to celebrate once again this anniversary in a brotherly country. Certainly, it's such a pleasure to witness this इस तारीखी तकरीब में शिरकत करने पर मैं भी बहुत खुश हूँ। So much, man. Thank you. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अज़रबैजान के एम्बेसडर खिज़र फरहादो के साथ। द मैन इन द स्पॉटलाइट टुनाइट। वेरी कांग्रेचुलेशंस जनाब सफीर, सबसे पहले मुझे बताएं कि ये तकरीब आपको कैसी लगी? ब्यूटीफुल इवेंट। First of all, I would like to thank all you that you joined us today, and I hope. इस तकरीब में शिरकत करने पर मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने अज़रबैजान का कौमी म्यूजिक भी खूब एंजॉय किया होगा। अज़रबैजान और पाकिस्तान की मौसीकी में बेपनाह मुमासलत है। यही वजह है कि आज लोगों ने इस परफॉर्मेंस को बहुत महसूस किया। ये परफॉर्मेंस लोगों को बहुत पसंद आई। Close to their hearts, and I'm very proud and happy that everybody enjoyed today. Definitely. Pakistan and Azerbaijan share पाकिस्तान और अज़रबैजान के ताल्लुकात बहुत करीबी। आपके कायद हैदर अलीयेव एक विजनरी सियासतदान थे। पाकिस्तान और अज़रबैजान अच्छे ताल्लुकात के माबैन उन्होंने क्या किरदार अदा किया? Both countries together. Haidar Aliyev is a national leader of Azerbaijani people. Haidar Aliyev, during his, like tenure of head of our government. हैदर अलीफ अज़रबैजान के कौमी रहनुमा हैं। हैदर अली ने अज़रबैजान की आज़ादी से पहले और बाद में भी बहुत कुर्बानियाँ दी। आज अज़रबैजान अगर अपने पैरों पर खड़ा है, उसकी वजह वो बुनियादें हैं जो हैदर अलीफ ने रखी। अज़रबैजान की आज़ादी से पहले ही वो अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे। अज़रबैजान की कौमी ज़ुबान का इंतखाब करने में उनका नुमाया किरदार है। अज़रबैजान की आज़ादी के बाद भी उनका किरदार बहुत नुमाया रहा। आपने आज वीडियो में इसकी झलकियां जरूर देखी होंगी। अज़रबैजान की तरक्की के पीछे विजन हैदर अलीफ का ही चल रहा है। यही वजह है कि हम लोग उन्हें अपना कौमी रहनुमा समझते हैं। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हैदर अलीफ ने ही पाकिस्तान और अज़रबैजान के ताल्लुकात की बुनियाद रखी थी। वो अज़रबैजान के पहले सदर थे जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। इस वक्त दोनों ममालिक के माबैन बेशुमार एग्रीमेंट साइन हुए। यही वजह है कि अज़रबैजान और पाकिस्तान के ताल्लुकात निहायत खुशगवार और भाईचारे पर मबनी हैं।
90s, and during that time a lot of important documents signed between our two countries, and the foundation of today's Pakistan-Azerbaijan relations also laid down by himself, His Excellency, our national leader. Thank you very much. Thank you. It's a historic moment to celebrate once बहुत again. जबरदस्त लम्हात है जिनका आज मैं हिस्सा बनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हैदर अली की लेगेसी यूं ही चलती रहेगी। Yes, that's true. It's legacy, it's exemplary life of statesman. जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हैदर अलूफ एक लेगेसी का नाम है, एक स्टेटमैन का नाम है, एक मुहिब्बे वतन रहनुमा का नाम है। यही वजह है कि आज हमने उनकी 100वीं सालगिरह के मौके पर ये तकरीब सजाई। मैं तमाम शुरका और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज इस तकरीब में शिरकत की। बहुत शुक्रिया। Pakistan, and I'm thankful to all Pakistanis that today joined us, and it was solidarity and support from your side. Thank you very much. Have a great evening and now enjoy your food. Yes, please enjoy. Thank you. Thank you. आज़रबाईजानी म्यूजिक ने तो आज की तकरीब का रंग दुबाला कर दिया। पाकिस्तानी खाना और तमाम तरह एम्बेसडर्स की शिरकत ने आज की तकरीब में 4 चांद लगा दिया। मैंने तो बहुत इंजॉय किया। आई होप दैट यू ऑल्सो एंजॉयड। लेकिन अब तक के लिए फ्लैग्स में इतना ही। होगी फिर आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं, तो अब जिक्र करते हैं कुछ खेल के हवाले से। और खेल में ओबियसली क्रिकेट पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज जारी है। बड़ी थ्रिलिंग सीरीज जारी है। पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही अच्छी है भाई। पाकिस्तान ने, आपको याद है कि बुध को तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 26 रन से हराया था। और इस तरह 5 मैचों की सीरीज में जीतने के बाद 12 साल के बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड को एक सीरीज हराने में कामयाब हो गया था। अब पाकिस्तान की जो बर्तरी है वो 3-0 है इस सीरीज के अंदर। अगर पाकिस्तान की टीम क्लीन स्वीप करती है तो पाकिस्तान पहली बार वनडे फॉर्मेट के अंदर नंबर 1 आईसीसी टीम बन जाएगी, जो कि बहुत ही जबरदस्त बात है। और इसके लिए कितने मुमकिनात क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे आज के मैच को लेकर। विद दैट, जो कराची में स्टेडियम नहीं भर रहा है, शायकीन नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं आना चाह रहे, आई मीन घर पे बैठ के देखना चाह रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अब जो रिपोर्ट्स बुध के मैच के हवाले से थी वो भी अच्छी नहीं थी, और आज के मैच के हवाले से भी टिकट्स की सेल के हवाले से कुछ खास अच्छी रिपोर्ट्स नहीं है। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं और तजियाकार भी हैं। उनसे जरा बात करते हैं कि वो इस सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। अवैस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस ठीक ठाक इमरान भाई, आप सुनाए ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो ठीक हैं। कराची की ऑडियंस जो है, या जो व्यूअर्स हैं, जो मैच के स्पेक्टेटर्स हैं, उनके हालात वैसे ठीक नहीं है। आई एम अनएबल टू फिगर इट आउट। ये हो क्यों रहा है? मैं आपसे बल्कि ऑफर ये कह रहा था कि मुझे इस पे जरूर बात करने दीजिएगा। मुझे बड़ा एक अजीब सिचुएशन यहाँ पर लगती है। बल्कि इस वक्त अगर आप देखें, पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है क्रिकेट बहुत ज्यादा वापस आ चुकी है। तो आपके पास 4 सेंटर्स हैं जहाँ पर कंसेक्टिवली क्रिकेट हो रही है। अगर मैं बात करूँ लाहौर की, बात करूँ कराची की, बात करूँ पिंडी की, फिर कई हद तक कुछ मुल्तान आपको आ जाता है। वहाँ ऑब्वियसली टेस्ट मैचेस नहीं होते क्योंकि वहाँ वेदर का आपको पता इशू रहता है कि बहुत लिमिटेड क्रिकेट वहाँ पर हो सकती है। लेकिन अगर इन 3 वेन्यूज को मैं निकाल दूं, मुल्तान, पिंडी और लाहौर को, तो कराची ने कुछ खासा आपको पता कोई इतना ज्यादा एंटरटेन नहीं किया। मैं क्राउड के लिहाज से आपकी बात बिल्कुल ठीक है। प्राइस की इस दफा अगर टिकट्स की बात करें, कुछ अप्रिशिएट मैं करना चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। प्राइस मनी बड़ी फ्लक्चुएट, आपको पता नॉर्मल प्राइस मनी जो टिकट की इतनी कोई खास इतनी महंगी टिकट्स नहीं है, नॉर्मल टिकट्स हैं कि नॉर्मल इंसान ले सकता है वहां पर। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती आखिर मसला क्या है कि क्राउड क्यों नहीं आता। ठीक है, कराची बहुत बिजी शहर है, सब मामलात हैं, लेकिन जो क्रिकेट लविंग नेशंस होते हैं, आपने सबसे बड़ा एग्जांपल आप दूसरे नेशंस को देखें, उनका तो स्टेडियम 24 घंटे भरे होते हैं जब भी मैच वहां पर हो रहा होता है। या तो कोई आपको फिर क्रिकेट बोर्ड को आउट ऑफ द वे कॉन्टेक्स्ट जाके सोचना पड़ेगा कि यार टिकट तो ठीक है, कुछ एंटरटेनमेंट रखें ताकि कराची वाले यहाँ पर आए। मैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करूं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ब्रांड कंपनीज होती हैं कि आप स्क्रैच करते हो, आपको चीज मिलती है ऑन द स्पॉट, या आप बात कर लेते हो कि लाइक बहुत सी कंपनीज। अच्छा, मैंने ये भी कल पढ़ा है सोशल मीडिया पे और कुछ लोगों से सुना है कि जी टिकट तो सस्ती है, लेकिन वहां पे जो खाना पीना है ना, वो वी वर्ड एक तो लिमिटेड है और फिर वो महंगा भी है। तो लोग जो हैं वो टिकट तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन वहां पे ऑब्वियसली अगर आपने 50 ओवर का मैच देखना है तो आपने 8-9 घंटे गुजारने हैं वहां पे, तो फिर उसमें आपको कुछ खाना पीना भी है, फिर साथ बच्चे भी हैं, तो शायद ये एक फैक्टर हो सकता है। आपका इस पे क्या ख्याल है वैसे?
इमरान भाई, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने अपने शो में बात की थी कि स्पेशली अगर मैं स्टेडियम्स की बात करूं, देखें लोग दो चीजें हैं क्यों नहीं आते स्टेडियम में आजकल पाकिस्तान में। एक तो चले क्राउड वाला इशू है, एंटरटेनमेंट शायद कराची को ज्यादा चाहिए, लेकिन मसला ये है कि जब ठीक है इतने ज्यादा सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं, मैं चले यहाँ बात करता हूँ रावलपिंडी की बात कर लेता हूँ, इतने ज्यादा आपने सिक्योरिटी के मामला को क्लियर करके आपने स्टेडियम में आना और चल के इतना ज्यादा आना कि जो फैमिली वाला बंदा है, चाहे उसके पास अच्छा पास भी है लेकिन उसके पास रेड स्टिकर नहीं है जो कि गाड़ी पे लगता है, उस बेचारे को कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आना है। तो आप सोचें कि वो फैमिली को लेके कैसे आएगा। दूसरा, अगर उसकी पॉकेट में एयरपॉड होता है, उसको पता नहीं है, ना आपने टिकट पे मेंशन किया हुआ है, ना आपने कहीं मेंशन किया हुआ है कि आप ये चीजें नहीं लेके आ सकते, खाने पीने की चीजें आप अंदर ग्राउंड में नहीं लेके जा सकते, तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि जी आप एयरपोर्ट हमें दे दें, एयरपोर्ट जाके गाड़ी के अंदर रखिए, तो मुझे बताएं वो बेचारा फिर वापस जाता है। तो इसको ओवरऑल मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड को इंतजामिया के साथ, शहर की इंतजामिया के साथ बैठना पड़ेगा और सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ी बैड सिग्नलिंग हो रही है हमारे सबसे बड़े शहर से। अच्छा, हमारे पास टाइम चूंकि वैसे लिमिटेड ही है, मैं चाहता हूं जरा आज के मैच पे भी थोड़ी बात कर लें। कितने चांसेस है जी हम आज 4-0 करने जा रहे हैं? पिछले मैच में भी जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग शुरू की थी थोड़ा सा डर गए थे हम, क्योंकि अच्छी पार्टनरशिप शुरू में लग गई थी। तो आज आप कैसे देख रहे हैं, और वर्स्ट 288 इनफ फॉर द न्यूजीलैंड टीम, या आज आपको ज्यादा करना पड़ेगा इसके लिए? देखिए, न्यूजीलैंड एक बात आपको पता है कि उन्होंने T20 के अंदर भी पता है आपको राइट टाइम पे पीक किया था, जो उसने टफ टाइम पाकिस्तान को आखिरी T20 में दे दिया था। और अगर वनडे स्क्वाड की बात करूं, अभी भी थोड़ा बहुत उनमें इश्यूज वनडे स्क्वाड के अंदर सेटलमेंट के, लेकिन पिछले मैच के अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर यह है कि इमरान भाई जो पिंडी की विकेट आपको पता है वो डिफरेंट थी, इजी टू बैट ऑन थी, कराची की विकेट आसान नहीं थी बैटिंग के लिए। जरूर पाकिस्तान ने जिस तरीके से स्टार्ट किया तो 300 सवा 300 स्कोर होना चाहिए था, लेकिन कैपिटलाइज बड़ा जबरदस्त न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने किया, उनको वापस रेस्ट्रिक्ट किया यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर स्पेशली मैं कहता हूँ कि उनको थोड़ा बहुत वर्कआउट की जरूरत थी यहाँ पर, कि जिस तरीके से मिचेल ने बड़ा एक जबरदस्त आपको पता है मिडल ऑर्डर का संभाला हुआ है, प्रेशराइज करने की कंटिन्यूसली जरूरत होती है। देखिए, आप चाहे एक ब्रेक थ्रू लेते हैं चाहे 2 ब्रेक थ्रू लेते हैं, आपको कंटिन्यूस प्रेशर डालना पड़ता है। आप अपने आप को जहां रिलीज करते हो वहां पर दूसरी टीम अगर उसके कुछ चांसेस निकल आए तो वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन एक चीज इस सीरीज के अंदर स्पेशली, जैसे आपने कहा पाकिस्तान नंबर 1 रैंकिंग पे जा सकता है, मैं आज जरा वेट करूंगा बाबर आजम के रिकॉर्ड के लिए। आपको पता है तनकीद हम भी करते हैं, बाकी मामला भी होते हैं उनके ऊपर। 5000 रन करने वाले आपको पता है दुनिया के तेज तरीन वो बैट्समैन बनेंगे। पिछले मैच में वो कर सकते थे 75 रन करके, अनफॉर्चुनेटली 55-56 पे वो आउट हो गए, नहीं कर सके। 15-16 तरह आई गेस 17-18 रन चाहिए उनको आज। अगर वो आज करने में कामयाब होते हैं तो दुनिया के वो तेज तरीन बैट्समैन बनेंगे 5000 रन करने के लिए। फखर पे भी सबकी नजरें थी कि फखर शायद 4 सेंचुरी स्कोर करते, संगकारा का रिकॉर्ड बराबर करते, लेकिन अनफॉर्चुनेट नहीं हुआ। लेकिन अच्छा एक अपना स्क्वाड यहाँ पर, एक पिंडोरा बॉक्स भी आपको पता है मामूल हक ने खोला कि जी मिडल ऑर्डर के अंदर हमें ज्यादा शफलिंग की जरूरत नहीं है। कुछ बात हद तक उसकी ठीक इसलिए क्योंकि देखिए आपने आप एशिया कप और वर्ल्ड कप की ऑलमोस्ट करीब पहुंच चुके हुए, कितने दिन ज्यादा आपके बाकी नहीं रहते, यही 5 वनडे। हाँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स की बात तो जो इमामुल हक ने की है वो ठीक है कि हम ज्यादा तजर्बात नहीं कर सकते, इस हद तक तो मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूं। अच्छा, दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की टीम जो कि कंपैरेटिवली, जिसको बहुत से हमारे एक्सपर्ट्स बी टीम भी कहते हैं, उसके प्लेयर्स जो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ के वैसे आईपीएल में गए, मैं ये पढ़ रहा था कि आईपीएल में तो उनको घास नहीं डाली जा रही मां सिवाय एक आध प्लेयर के, वो तो बड़ी मुश्किलात का शिकार है। 2 प्लेयर्स को सिर्फ एक मैच खिलाया गया है और गैर जरूरी तौर पर उनके 8 खिलाड़ियों को आईपीएल में कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। द रीजन इज कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई है, आपको ये लगता है? नहीं, वो चक्कर नहीं। असल में पता है क्या, इसमें इमरान में मैं 2 चीजें बताता हूँ आपको। एक तो आईपीएल की अगर बात करूं, चाहे आपको याद हो वुमेन्स जो उनकी आईपीएल हुई थी, उसके अंदर ये चीज थी कि अपना उनके जो लोकल कैटेगरी प्लेयर्स हैं ना, उनको वो ज्यादा दफा मौका देते हैं। आपने वुमेन्स में भी देखा होगा उन्होंने ज्यादा ओवरसीज प्लेयर्स को, फीमेल क्रिकेटर्स को चूज नहीं किया था। सेम एज के जब उन्होंने अपना ये जो आईपीएल इस वक्त हो रही है, मैं कुछ मैचेस देखे उसमें वो ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोकल क्रिकेटर्स को ज्यादा यहाँ पर यूज करें, कि स्क्वाड अच्छा बना के चले, क्योंकि वही बात है वो फ्यूचर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं कि हमने फ्यूचर में किस तरीके से यंगस्टर्स को निकालना है यहाँ से, जो कि पहले भी वो करते रहे हैं। कुछ हद तक ऑब्वियसली प्रेशराइज भी होता है, क्योंकि जितने भी मामला आपके सामने, चाहे वो एशिया कप की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें, वो चीजें चल रही हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज मैं कहूँ कि कहना बी टीम है तो गलत है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल लेवल पे तो इन द एंड वैस आप स्ट्रेटजी अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आज कोई स्ट्रेटजी न्यूजीलैंड की टीम को तब्दील करना होगी टुवर्ड्स पाकिस्तान, बिकॉज वो मुसलसल 3 मैच हारे हैं, तो हम ज्यादा फोकस आखिर में उन पे कर लेते हैं। क्या स्ट्रेटजी न्यूजीलैंड को रखनी होगी कि वो पाकिस्तान टीम को बीट कर पाए आज के मैच में?
देखिए स्ट्रैटेजी इजी एंड सिंपल है। उनके लड़कों को मैंने बताया T20 में थोड़ा टाइम लगा था सूट होते हुए। कराची पे इतना मैचेस वो खेले नहीं है, आपको पता है ज्यादातर लड़के पहली दफा खेल रहे हैं कराची विकेट पे, तो यूज्ड टू होता है बंदा। लेकिन जिस पिछले मैच के अंदर उनको थोड़ा कुछ हद तक ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस हो चुका है कराची विकेट की इस तरीके से, क्योंकि पाकिस्तानी बैट्समैन पे बॉलर्स ने बड़ा जबरदस्त काम किया था। सिर्फ उनका बैटिंग ऑर्डर का इशू बना हुआ है कि उनका बैटिंग ऑर्डर बॉयस बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। मिचेल की मैंने आपको जैसे बात की वो कर रहा है। चैपमैन का जो वीक लिंक थोड़ा बहुत मिडिल ऑर्डर में नजर आता है, क्योंकि उनको एग्रेसिव पावर हिटिंग के लिए रखा हुआ था, लेकिन कुछ हद तक आप देखें वनडे में उनको इतना ज्यादा मौका मिला ही नहीं अपने आप को खेलने का। कल पिछले मैच में मिला, वो जल्दी आउट हो गए क्योंकि उसका चांस ही ऐसा बना था, प्रेशराइज बहुत ज्यादा थे। तो उनका जो लोअर डाउन मिड ऑर्डर जहां पर आपको स्ट्राइक हिटिंग की जरूरत होती है वो स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पर। अगर उसको काबू कर लेता है तो मैं खुद देखें 5 वनडे मैं खुद चाहूंगा जीतना, अल्लाह करे हम जीते अपना नंबर 1 पे जाए। लेकिन ऐसे क्रिकेटिंग पॉइंट व्यू से मैं कहता हूँ कि कुछ टफ टाइम होना चाहिए। देखिए टफ होता है तो मजा आता है यस, गेम में थ्रिल। हम सिर्फ जीत के लिए नहीं देखते हैं मैच, हम उन क्रिकेट शायकीन में से जो सिर्फ ये नहीं कहते, हम कहते हैं क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। एक और सवाल आ गया जिमनी, वो उसका जवाब दें और फिर आप जा सकते हैं। बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी मुझे थोड़े से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं नए बॉल को देखते हुए, अर्ली ऑन विकेट्स भी लेते हैं। क्या इसमें, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक व्यूअर हूं, आप टेक्निकल आदमी हैं, क्या सिर्फ क्या उनकी अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से प्रॉब्लम है या फिर विकेट उनके लिए सपोर्टिव नहीं है, जो अर्ली कुछ विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं? देखिए दो चीजें एक्सपेंसिव भी हो रहे हैं थोड़े लंबा है, क्योंकि दो चीजें देखें ये, क्योंकि आपने वो T20 खेली, वनडे आपने कितने खेले हैं पिछले साल, वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। नसीम शाह को मैं कंपेयर करूं तो उसने स्लोअर वंस बड़े जबरदस्त किए हैं, वो तगड़ा जा रहा है। शाहीन का मसला ये है कि शाहीन शाह अफरीदी इज नोन फॉर हैविंग स्ट्राइक इन द फर्स्ट ओवर्स के, वो अगर वो स्ट्राइक निकाल जाते हैं, विकेट ले जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रेशर डाल देते हैं साइकोलॉजिकली दूसरी टीम के ऊपर। जहां पर उनको सपोर्ट नहीं मिलती, विकेट नहीं जाता, तो वो मार खाते हैं वनडे के अंदर। वो भी चीज आपको नजर आ रही है। देखें लोग बेशक तनकीद करें, नहीं भाई, वो समझ आती है, प्राइम फास्ट बॉलर है, अटैकिंग फास्ट बॉलर है, लेकिन जब 10 ओवर का कोटा करवाना है आपने, वो आसान नहीं होता। 10 ओवर के कोटे में आपने रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट लेनी है। अगर विकेट नहीं लेनी है, आपने मोमेंटम जो स्ट्राइक रेट होता है, जो बेसिकली आपको उसको बरकरार रखना है कि आप 4 रन दे रहे हो, 3 रन की आप प्रेशराइज डाल रहे हो दूसरी टीम के ऊपर कि चलो मेरा दूसरा पार्टनर विकेट लेगा। लेकिन वो चीज आपको शाहीन में नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि एक्सेसिव आपने T20 क्रिकेट खेली है। यहाँ तक लोग अब बात करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जितनी क्रिकेट खेल चुकी है T20, ही इज मोर T20 कैटेगरी प्लेयर ओके एज कंपेयर टू वनडे, क्योंकि वनडे डिफरेंट कैटेगरी। तो फिर वनडे के अंदर आपको जिस लॉजिकली जाना है कि आपने ब्रेक थ्रू ना मिले अर्ली ऑन, वो प्रेशर आपके ऊपर माउंट कर रहा था, नजर आ रहा था। और वो मोमेंटम वाला जो पॉइंट है ना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया। अब आप जहां भी जाने आ सकते हैं, सेफ ड्राइव। हमारे साथ सैयद अवैस मौजूद थे, स्पोर्ट्स क्रिकेट एंकर विद दैट एनालिस्ट, और खुद खेलते भी हैं, कोच भी हैं, तो अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक हमें बता रहे थे। इट्स इंपॉर्टेंट मैच फॉर पाकिस्तान इन कॉन्टेक्स्ट के पाकिस्तान सीरीज तो जीत चुका है, लेकिन आज का मैच जीतने के बाद फिर 5वें पे हमारी नजरें होंगी और फिर हम क्लीन स्वीप करने के बाद विल बी नंबर 1 इन वनडे फॉर्मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। फॉर्मल बातें तो बहुत करते हैं हम, थोड़ी स्टूपिडिटी की बात करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर इट आउट कि इसकी नफ्सियात क्या है। सो हिमाकत की नफ्सियात पे बात कर रहे हैं वकार मलिक हमारे सेगमेंट में, दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी, यानी हमाकत की नफ्सियात। हमाकत की नफ्सियात में आज हम बात करेंगे एक मशहूर ज़माना ज़रबुल मिसल की के अंगूर खट्टे हैं, और आपने ये बारहा सुनी होगी। और ये ज़रबुल मिसल जिस कहानी की बुनियाद पर बनाएगी, उस कहानी से भी आप वाकिफ़ हैं कि कैसे एक लोमड़ी जो है वो जंगल में घूम रही होती है और एक दरख्त होता है और उसके ऊपर अंगूर की बेलें होती हैं, और वो कोशिश करती है कि अंगूर तक रसाई हासिल करे, लेकिन वो नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो कहती है कि ये अंगूर खट्टे हैं, अभी पके ही नहीं है, तो मेरे लिए ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, और वो वापस चली जाती है। इस कहानी से हमें मालूम होता है कि लोमड़ी जो है उसके पास 3 चॉइसेस थी। नंबर 1 चॉइस ये थी कि वो अंगूर हासिल कर ले, अपनी किसी अहलियत या सलाहियत की बुनियाद पर वो अंगूर हासिल कर ले। दूसरी जो थी वो ये थी कि क्योंकि वो स्मार्ट नहीं है, क्योंकि उसके पास वो अहलियत नहीं है, वो इस काबिल नहीं है, उसके पास वो स्किल नहीं है जिसकी वजह से वो अंगूर हासिल कर सके, तो इस बात को तस्लीम कर ले। लेकिन इस बात को तस्लीम करने में एक प्रॉब्लम यह है कि उसकी ईगो हर्ट होती है, उसकी अना जो है उस पर ज़रब लगती है, और इस हवाले से जो ईगो को जो हर्ट होती है, इसके हवाले से जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं वो उनको बरूए कार लाती है और तीसरी चॉइस की जानिब जाती है। और वो जो तीसरी चॉइस है वो ये है, अंगूर खट्टे हैं। ये जो तीसरी चॉइस है ये हम अपनी ज़िंदगियों में बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी मिसालें आपको दी जा सकती हैं।
ये जो तीसरी चॉइस उसने इख्तियार की है, ये तीसरी चॉइस क्या है? ये एक नया बिलीफ है। उसने एक नया बिलीफ सेट किया है ताकि उस जो एंग्जाइटी पैदा हो रही है उसके अंगूर हासिल ना करने की वजह से, और वो तस्लीम करने को भी तैयार नहीं है क्योंकि इससे ईगो हर्ट होती है, तो ये जो एंग्जाइटी पैदा हो रही है इसको ओवरकम करने के लिए वो तीसरा बिलीफ सिस्टम बनाती है, एक तीसरा बिलीफ लेके आती है, और वो ये है कि अंगूर खट्टे हैं। और ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस का मामला है ये हमारी पूरी जिंदगियों पे फैला हुआ है। ये जो तीसरी चॉइस है लूमड़ी की, ये हमारी बहुत ज़िंदगी में बेशतर जो वाक़यात होते हैं, जो मामलात होते हैं, उसमें हम ये तीसरी चॉइस इख्तियार करते हैं। और ये जो तीसरी चॉइस है इसका फ़ायदा क्या है? अगर आप लूमड़ी के तनाजुर में देखें तो उसको क्या फ़ायदा है? ये तीसरी चॉइस ठीक है, उसको ये फ़ायदा है कि उसकी ईगो हर्ट नहीं हुई, लेकिन अगर बुनियादी मकसद अंगूर हासिल करना है तो फिर इस तीसरी चॉइस का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हासिल करना नहीं है तो फिर ठीक है, ईगो हर्ट नहीं होती, बहुत अच्छी बात है। अगर एक फ़र्द है जो कि ये उसका बिलीफ सिस्टम ये है कि अमीर लोग जो हैं वो लालची होते हैं, अमीर लोग जो हैं वो गासिब होते हैं, इस तरह का बिलीफ सिस्टम उसका है, और दूसरी तरफ वो ख़ुद अमीर बनना भी चाहता है, तो यहाँ पे एक डिसोनेंस पैदा हो जाएगी, और इसके हवाले से वो फिर तीसरा बिलीफ सिस्टम लेके आएगा। आप फ़र्ज़ कीजिए कि एक बच्चा है जो कि मैट्रिक के इम्तिहान में उसने कम नंबर लिए हैं। अब कम नंबर लेने के हवाले से जो एंग्जाइटी पैदा हुई है, इसके हवाले से देखिए दो चॉइसेस हैं, तीन चॉइसेस हैं। पहली बात कि वो मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लेता, खैर वो तो हुआ नहीं। दूसरी चॉइस ये है कि वो तस्लीम कर ले कि उसने शायद उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं। एक तीसरी चॉइस है। अब दूसरी चॉइस में तो आपको मालूम है कि ईगो हर्ट होती है। तीसरी चॉइस ये है, वो ये है कि मुम्तहिन जो है वो उसने ठीक तरह से इम्तिहान नहीं लिया, जो पर्चा था वो आउट ऑफ सिलेबस था, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मुझे एक्चुअली वो उतना टाइम नहीं मिला स्टडी करने के लिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो बरूए कार ला के अपनी ईगो की तो तस्कीन हासिल कर लेगा। लेकिन असल मामला ये है कि क्या मैट्रिक में ज़्यादा नंबर लेना या अच्छे नंबर लेना ये मकसद है? अगर तो ये मकसद है तो इसके लिए चॉइस नंबर 2 बेहतर है, लेकिन अगर ये मकसद नहीं है तो फिर ठीक है, तीसरी चॉइस से काम चलाया जा सकता है। इसी तरह एक और तरफ चलते हैं कि अगर आपने मैट्रिक इम्तिहान दिया और उसमें कम नंबर आया, या ज़िंदगी के किसी भी मामलात में आप किसी इम्तिहान में शरीक हुए, उसके आपके नंबर कम आए, तो इस मिसाल को ज़हन में रखिएगा कि अमूमी तौर पे हमारे दो तरह के रवैये होते हैं। और दो तरह के रवैये क्या होते हैं कि अपने तौर पे जो हमारा रवैया होता है, यानी अपनी नाकामी के हवाले से जो रवैया होता है, वो ये होता है कि इसका बायस जो है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, वो ये भी हो सकता है कि पर्चा आउट ऑफ सिलेबस आया था, या मुझे सही टाइम नहीं मिला, वो कुछ भी हो सकता है, बट एक्सटर्नल है, यानी बैरूनी ऐसे अनासिर हैं जिनों की वजह से मैं कम नंबर हासिल कर पाया हूं। तो आपका जो इल्ज़ाम होगा वो किस तरफ होगा? वो बाहर की तरफ होगा, अगर ये नाकामी आपकी है। लेकिन अगर ये नाकामी किसी दूसरे की है तो उस सिलसिले में आपका इल्ज़ाम किसको होगा? उस सिलसिले में इल्ज़ाम ये होगा कि ये है ही नालायक, यानी इसमें आपका जो है वो अंदरूनी होगा। सो एट्रीब्यूशन थ्योरी जो है उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत खूबसूरत है, स्पेशली जब आप उसको मुल्कों पे नाफिज करके देखते हैं। ऐसे मुल्क देखते हैं जो कि उनका रवैया जो है वो इंट्रोवर्ट होता है, और किसी भी नाकामी का जो इल्ज़ाम है वो अपने अंदर देते हैं। तो उन ममालिक या उन कौमों को आप किसी और तरह देखेंगे, जो ज़्यादा बाहर देते हैं उनको बिल्कुल किसी और तरफ देखते हैं। और इसकी चलें एक और मिसाल एट्रीब्यूशन थ्योरी की आपको दे दूँ ताकि ज़्यादा चीज़ वाज़ेह हो जाए। अगर आप ऑफिस लेट आते हैं तो, क्योंकि ये अपना काम है, तो अगर आप ऑफिस लेट आते हैं तो आपके पास बहुत सारी तौजीहात इसकी होंगी, लेकिन वो तमाम तौजीहात जो हैं उनका ताल्लुक बैरूनी अनासिर या बैरूनी मामलात से होगा। ट्रैफिक ज़्यादा थी, इशारा बंद था, और बहुत ज़्यादा इशारा बंद होने की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक थी, अब मेरी गाड़ी का कोई प्रॉब्लम था, मैंने उठने के लिए अलार्म लगाया था लेकिन मैं सुन नहीं पाया। अब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। वो तमाम जो भी आप इल्ज़ाम लगाएंगे वो एक्सटर्नल लगाएंगे, खुद अपने आप को कभी भी आप मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे। लेकिन अगर कोई और फ़र्द लेट आया है तो उस फ़र्द के लेट आने की वजह क्या है, वो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि एक्सटर्नल ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो लेट आया, बल्कि आप ये कहेंगे कि ये हैबिचुअल है और ये आता ही लेट है। सो ये जो दो तरह के रवैये हैं अपने बारे में और दूसरे के बारे में, इनमें काफ़ी फ़र्क भी है, और ये बहुत दूर रस नताइज देते हैं एक फ़र्द की ज़िंदगी में। हमाकत की नफ्सियात में आज जो हमने चीज़ सीखी वो ये सीखी कि बहुत सारे जो फ़ैसले हैं जो हम अहमकाना करते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होता, अगर हमें मालूम हो तो एटलीस्ट हम कोशिश करके इन हमाकतों से बच सकते हैं।
पहला कि जब भी आप नाकाम हो तो जो चॉइस नंबर 2 है वो बेस्ट है, और वो चॉइस नंबर 2 क्या है कि चाहे ईगो हर्ट होती है लेकिन तस्लीम कीजिए कि आप नाकामी की वजह आप हैं, और जिस नाकामी की, क्योंकि वंस आप ये तस्लीम कर लेंगे कि नाकामी की वजह आप हैं, तो उसके बाद आप उससे आगे चलेंगे 2 स्टेप आगे, और वहाँ पे आप ये देखेंगे कि नाकामी की वजूहात क्या हैं, वो कौन सी नेसेसरी स्किल है, वो कौन सी महारत है जिसमें आपकी कमी है, और ऑफकोर्स उस महारत को आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे और अंगूरों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और आपको अंगूर हासिल हो जाएंगे। लेकिन मुसलसल ये इस तरह का रवैया जो कि तीसरी चॉइस का है, वो आपको अंगूर हासिल नहीं करने देगा। गो कि आपकी ईगो जो है, आपकी अना जो है वो मुतमईन रहेगी, लेकिन इससे लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या ये कम लॉस नहीं है कि आपको अंगूर हासिल ना हो पाए? देखते रहिए हमाकत की नफ्सियात। एक्सप्रेसो में एक बार फिर आपका खैर मकदम है, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। आज चूंकि जुमातुल मुबारक है तो इस हवाले से हम कोशिश करते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा मौजू भी रखें जो हमारी आम ज़िंदगी में इस्लामी नुक्ता निगाह से कुछ वैल्यू ऐड कर सके। एक तो मैं इससे पहले कि मौजू की तरफ जाऊँ, दुरूद शरीफ जितना भी पढ़ सकते हैं आज के दिन, इसका एहतमाम ज़रूर कीजिए, बड़ा सवाब है इसका जुमे वाले दिन। तो जनाब, आज जिस बारे में हमने बात करनी है वो एक ऐसा उज़्व है हमारा जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, सबसे अहम है हमारे जिस्म को लेकर, लेकिन बहुत सारे औकात में हमें बड़ी मुश्किलात का शिकार भी कर देता है। इसके ज़रिए हम अपनी महसूसात, अपने मुशाहिदात, तजर्बात को बतला सकते हैं। इस उज़्व जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ ये ज़बान है। इस उज़्व को अगर काबू में रखा जाए तो इसका दुरुस्त इस्तेमाल हमें बहुत सारी कामयाबियों की जानिब ले जाता है, और अगर इसी का गलत इस्तेमाल किया जाए, जैसे झूठ है, गीबत है, चुगली है, गालम गलोच है, तानो तशनी है, तमस्खुर उड़ाना है किसी का, तो फिर ये नाकामी और तबाही की जानिब भी लेके जा सकता है। इसका बेहतरीन इस्तेमाल क्या हो सकता है? कम गोई कितनी बड़ी नेमत है, अगर आपके पास है और नहीं है तो आप कैसे अपने अंदर ला सकते हैं, इस पे हमने बात करनी है। हमारे साथ प्रोफेसर नासिर महमूद साहब मौजूद हैं, आप इनको जानते हैं, हमारे शो का तकरीबन हिस्सा ही हैं इस्लामी जितने भी हमारे मौज़ूआत होते हैं। आज भी प्रोफेसर साहब को हमने मदू किया, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तो ये बड़ा दिलचस्प मौजू है, और मैं और फिर ये कह रहा था कि हम खुद काफ़ी बोलते हैं और बाज़ औक़ात बोलते हुए नहीं सोचते कि हम क्या बोल जाते हैं, और उसका नुकसान भी होता है। सबसे पहले तो इस्लामी हवाले से ज़रा अगर आप हमें बता पाएँ कि ज़बान को काबू में रखना और कम गोई की क्या फजीलत है, क्या फ़वाइद हैं, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू मेरे लिए, आपके लिए, हर सुनने वाले के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हम सब की ज़िंदगियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मैं बोलने की ताकत अता फरमाई, ये अल्लाह का इनाम है। अल्लाह ताला ने जब इंसान की तख्लीक का बयान किया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो बयान की सलाहियत दी है, बाकी बहुत सारी मखलूक़ात इस सलाहियत से इस तरह बैरायाब नहीं हुई जिस तरह इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया। लेकिन इस बयान को अता फरमा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान और हदीस को अगर हम देखें तो ये इंतहाई ज़रूरत के वक्त में इसको इस्तेमाल करना, गैर ज़रूरी कलाम से इसको महफूज रखना, और ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रखना कि ये जो बात आपने कही हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या बोल जाते हैं, इस कैफियत से अपने आप को बाहर रखना, इसकी हम पर जिम्मेदारी लगा दी कि इंसान गैर ज़रूरी कलाम न करे, गैर ज़रूरी गुफ्तगू न करे, और जब गैर ज़रूरी में उसकी पूरी एक आप कैटेगराइज कर लें, उसमें गैर ज़रूरी कलाम के अंदर एक तो मिज़ाह है, तानो तशनी है, झूठ है, इसके साथ दूसरों की गीबत है, दूसरों की चुगली है, यानी आप यूँ कह लें कि गैर ज़रूरी कलाम के अंदर फिर आगे बड़े बड़े गुनाह आ जाते हैं जिनको कबायर में गिना गया। अच्छा, बड़े गुनाह, कबीरा गुनाह, झूठ बोलना है, गीबत करना है, उसमें किसी की चुगली करना है, ये कबीरा गुनाहों में से है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों को उनकी ज़ुबान की वजह से उल्टे मुंह जहन्नम में जो उंडेल दिया जाएगा, उसकी बड़ी वजह उनकी ज़ुबानें होंगी। आका अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुशाहदा करवाया गया, कैंची के साथ ज़ुबानें काटी जा रही हैं। सैयदना जिब्रील अमीन ने बताया ये वो लोग हैं जो गीबत करते थे, कहीं पर आग के साथ लोगों की ज़ुबानों को लगाम दी जा रही है, ये वो लोग हैं जो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते थे, बहतान लगाते थे लोगों पर इफ्क। अच्छा, अब जब ये सारी चीज़ें देखी तो इसको हम समझना चाहिए कि अल्लाह ने एक सलाहियत अता की, तो इसका इस्तेमाल कैसे है। एक बहुत बड़ी मिसाल दे के बात समझाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आंखें भी दी, आंखें 2 हैं जी, कान 2 हैं, ज़ुबान 1। मतलब क्या है इसका? बुनियादी मकसद इसका बुनियाद यही है कि जितना देखें, जितना सुने, उससे आधा बोलें। वाह 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 वाह,
देखना और सुनना ज्यादा होना चाहिए, बोलना कम। वजह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और दिलचस्प भी है कि जब तक इंसान बोलता रहता है सीखता नहीं। सीखता वही है जो खामोश होता है। ठीक, खामोशी में निजात भी है, खामोशी में तालीम भी है, खामोशी में इंसान को वो फहम और फरासत मिलती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम मिलता है। आप देखें सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब यहया अलैहिस्सलाम की बिशारत हुई, उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा, ये अल्लाह ताला ये मुझे बुढ़ापे की उम्र में बेटा मिलेगा, कोई निशानी तो बताएं। अल्लाह ताला ने फरमाया आयतों का अल्लाह तुकल्लिमन नास सलासता अय्यामिन इल्ला रमज़ा, आप उस इनाम की निशानी ये है कि 3 दिन आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, सिर्फ इशारे करेंगे। वाह 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 वाह। इनाम जब मिलता है तो जुबान ज्यादा तेज नहीं होती, कैंची की तरह काटती तो नहीं। अगर आपकी जुबान ज्यादा चल रही है तो इसका मतलब है आप इनामात इलाहिया से दूर हैं। दूर हैं आप। वाह क्या खूबसूरत बात है। हज़रत मरियम इसी जोड़ लें, सैयदा मरियम को जब अल्लाह ताला ने इनाम दिया, फरमाया जब लोग आपसे सवाल करें तो आपने क्या कहना है, इन्नी नज़र तो लिर्रहमान सौमन फलन उकल्लिम अल यौमा इंसिया। मसीह अलैहिस्सलाम की वालदा बनना कोई छोटा रुतबा था। फरमाया लोग बहुत इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन आप पर चूंकि इनाम हो चुका है, आपने इशारे से उनको बताना है कि मैं नहीं बोलूंगी। चुप का रोज़ा एक लफ्ज़ है इस्तिलाहन, वैसे तो चुप का रोज़ा नहीं है हमारी शरीयत में, लेकिन रुक जाना रोज़े का माना है, सौम का माना है रुक जाना। तो बोलने से जो रुक गई तो फरमाया ये मैंने रोज़ा रखा हुआ, मैं बोलूंगी नहीं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, दूसरी जानिब हमारे चूंकि बच्चों की तरबियत में ये एलिमेंट बहुत ज़रूरी है ना, जहाँ पे हम कम गोई की बात करते हैं तो यकीनन कम गोई से आपकी मुराद ये है कि मौजू बात करना। कम गोई का कतन ये मतलब नहीं है कि ना बोलना या बोलने से रुक जाना उस वक्त जब जरूरत हो। बच्चों की तरबियत के लिए बड़ा जरूरी है। आप जो कि तालीम से भी आपका ताल्लुक है और फिर परवरिश की जब हम औलाद की बात करते हैं उसमें ये खदशा होता है कि बच्चा अगर ज्यादा नहीं बोलेगा, उसे बोलने की तरगीब नहीं देंगे तो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा, लोगों को फेस नहीं कर पाएगा, मुआशरे का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये तवाजुन, इस तवाजुन के बारे में इस्लाम क्या कहता है? अच्छी गुफ्तगू देखें, फिर आका अलैहिस्सलाम ने इसकी तारीफ फरमाई। खैरुल कलाम कहा माक़ल्ला व मादल्ला, जो छोटा हो लेकिन मजबूत दलील के साथ हो। बच्चे को बोलना सिखाना है तो बच्चे की गुफ्तगू में सच के उनसर को गालिब रखना है। कभी भी बच्चा मिजाक के अंदर भी झूठ ना बोले, ये बच्चे की तरबियत करनी है। सच्चाई में वो आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया वैलुन, बर्बादियां उन लोगों के लिए जो ऐसी बातें झूठ बोलते हैं कि लोगों को हंसाएं। हंसाने के लिए भी झूठ बोलने पर बर्बादी करार दिया। तो जब बच्चों की तरबियत करनी है उनको तकरीर सिखाएं। इन्ना मिनल बयान लसिहरुन, उनको तकरीर सिखाएं, बाज़ औक़ात लिखा हुआ मटीरियल देकर, बाज़ औक़ात मुताले के लिए उनको कुछ देकर के इस टॉपिक पर मैंने आपसे सुनना है। मौजू के मुताबिक, जो आपने लफ्ज़ बोला मौजू कलाम करना, जी 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 जी, मौजू के मुताबिक मौजू कलाम करना, बच्चों को इसकी आदत डालनी चाहिए। जब मौजू कलाम करेंगे तो उसके लिए बच्चों को फिर दलाइल ढूंढने पड़ेंगे, उसके लिए मुताला भी करेंगे, उसके लिए सुनेंगे भी, उसके लिए देखेंगे भी। जब इंसान फजूल कलाम करता है ना तो आंखें और कान बंद कर लेता है। एक और बात आपको मजे की बताऊं, आंख और कान की बात हमने की ना, 2 कान 2 आंखें, तो माना मैंने ये निकाला कि डबल सुनना है, डबल देखना है, उससे आधा बोलना है। अब आप देखिए अल्लाह ताला को मालूम था कि देखने और सुनने के मुकाबले में बोलने को रोकना ज्यादा मुश्किल है। अल्लाह ताला ने आंख पर एक पर्दा रखा। ठीक, आप आंख को बंद करें, ये एक लेड है, नीचे गिरे आंख बंद। कान पर कोई पर्दा रखा ही नहीं, जुबान के आगे 2 पर्दे रख दिए, दांत भी और होंठ भी। खूबसूरत बात है। यानी अगर आप दांत बंद कर ले तब भी नहीं बोल सकते, दांत खुले रखे होंठ बंद कर ले तब भी नहीं बोल सकते। सेंसिटिविटी का भी अंदाजा होता है। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है। सोशल मीडिया के ऊपर चूंकि हम बोलते तो नहीं है, लिख के बोलते हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देते हैं, उसका ताल्लुक किसी की ज़ात से भी होता है और उससे उसकी ज़ात को नुकसान भी हो सकता है। और ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में, कीचड़ उछाल देना बगैर सोचे समझे, क्या इसको भी हम बोतान तराशी कहेंगे मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर? और इसका भी ट्रीटमेंट इस्लाम के अंदर फिर वही होगा जो बराह रास्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसको अकज़बुल हदीस फरमाया कि सबसे बड़ा झूठा शख्स है वो जो बात सुनी सुनाई बात को आगे चला देता है। बात सुनी बगैर तहकीक किए आगे चला दिया। और ये जो लिख देते हैं लोग कॉपीड, क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? मनकूल स्टेटस, क्यों भाई, क्यों मनकूल? yes, yes. आपने किसी की बात सुनी, आपने मनकूल लिख दिया तो आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। आपने जिन लोगों तक पहुंचा दिया उनके जहन पर यह बात असर करेगी। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो लिखा हुआ भी आगे शेयर करना, ये अगर इसमें गलत आपने बात शेयर कर दी, वो नॉलेज दुरुस्त नहीं था वो शेयर कर दिया, या किसी के ऊपर इल्जाम था, बोहतान था, इल्जाम तराशी थी, तो ये सारी चीजों का वही गुनाह है जो बोल के इंसान करता है। बल्कि ज्यादा कहूंगा कि सोशल
मीडिया पर वो बात ज्यादा लोगों तक कोई लिमिट ही नहीं है कि कितने लोगों तक जितना ज्यादा आपका गुनाह फैल जाता है, जितना उसका नुकसान ज्यादा हो जाता है, उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए उतने ही लोगों पर उसको दुरुस्त करना मुश्किल हो जाता है। तो सोशल मीडिया पर तो आम जब हम बोलते हैं ना, आज वैसे मैं और आप जब ऑफ एयर बोलते हैं तो मेरी और आपकी गुफ्तगू हमारे तक रह जाती है, जब ऑन एयर बोलते हैं तो ज्यादा लोगों तक जाती है, जब कहां तक जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और जब यही हमारा क्लिप सोशल मीडिया पर चला जाएगा तो फिर हमेशा बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा, और वो जिम्मेदारी फिर उस गुनाह की हमेशा हम तक रहेगी, वो इन्फॉर्मेशन जाती रहेगी। इतना मजा आ रहा है बात करने में, दिल तो नहीं चाहता लेकिन वक्त की कमी है। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए और तशरीफ लाते हैं जब भी हम आपको मदू करते हैं। नासिर भाई की बड़ी अच्छे कम वक्त में बड़े बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचा रहे थे कि कम बोलें, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ बोलें और पढ़ के बोलें, ये बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम हमारा ख़त्म होने को है लेकिन एक अफसोसनाक खबर है आपके साथ शेयर करनी है, फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। 3 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट 32 साल अमरीकी एथलीट टोरी बोवी के बारे में खबर आ रही है कि वो पुरस्कार तौर पर अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गई हैं। 100 मीटर साबिक आलमी चैंपियन है, 3 मरतबा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अमरीकी स्प्रिंटर और लॉन्ग जंप एथलीट हैं बोरी, जिनके बारे में खबर आ रही है। उनकी मौत की वजह अभी तक मालूम नहीं हुई है। ट्रैक एंड फील्ड एथलीट के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर इस खबर को शेयर किया है और टोरी बोवी ने रियो ओलंपिक्स 2016 में 4x100 मीटर रिले में गोल्ड, 100 मीटर में सिल्वर और 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। मौजूदा चैंपियन शेलियन फ्रेजर ने लिखा है कि यह खबर सुनकर दिल बुझ गया। उनकी मेहनत और सलाहियत के सब लोग उनकी तारीफ करते हैं और बड़ी अफसोसनाक खबर है खासतौर पर जो एथलेटिक्स की दुनिया है उसको लेकर बोवी के हवाले से। सो वी प्रे फॉर हर फैमिली। जो भी सूरत हाल है, रीज़न ऑफ डेथ अभी सामने नहीं है, आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर के हवाले से जी, वहाँ पे भारतीय फौज का एक असले से लेस हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। ये कुछ मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। भारतीय फौज ऐसी फौज है, कभी तो खुद अपने हेलीकॉप्टर गिरा देती है और कभी टेक्निकल रीजंस की वजह से गिर जाते हैं। कुश्तवाड़ के इलाके में ये वाक़या पेश आया है। सो खबरें तो बहुत हैं लेकिन मजीद वक्त में के शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा साथ दिया। उम्मीद है प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।